आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे पार्ट 11 ऑफ सीपीसी 9008 जिसका टाइटल है मिसक्लेनियस। जो रेलेवेंट सेक्शन इस पोर्शन से डील करती हैं वो है सेक्शन 132 टू 159। इन सेक्शन को कवर करने से पहले ज़रूरी है कि हमें आइडिया हो कि बेसिकली ये जो मिसक्लेनियस टर्म है इसका मतलब क्या है। मिसक्लेनियस टर्म जो है इसका लिटरल मीनिंग होता है मिक्स्ड, या आप कह सकते हो कम्बिनेशन ऑफ समथिंग। अब ये जो पोर्शन होता है मिसक्लेनियस का, इसका मतलब इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है कि इसमें मिक्स्ड प्रोविजन बताई गई हैं। मिक्स्ड प्रोविजन अब किस तरह, क्योंकि हम देखते हैं कि जो डिफरेंट पार्ट्स हम लोगों ने सीपीसी के टोटल 11 पार्ट्स हैं, इसमें से हर पार्ट जो ये पार्ट 11 जो कि मिसक्लेनियस का है, इसके अलावा जो डिफरेंट 10 पार्ट्स हैं उसमें हर पार्ट के अंदर एक डिफरेंट सब्जेक्ट के बारे में बात की गई है। जैसे कि पार्ट 2 के अंदर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से मुतल्लक बात की गई है, इसमें उसमें जितनी भी प्रोविजन है वो डिक्री की एग्जीक्यूशन से मुतल्लक है। पार्ट 1 के अंदर जनरल सूट्स से मतलब जो प्रोविजन है, जनरल प्रोविजन है, उनके बारे में बात की गई है। इसका मतलब ये कि उन हर पार्ट का अपना एक सिंगल सब्जेक्ट है। जबकि ये जो पार्ट 11 है इसका टाइटल मिसक्लेनियस है, इसका मतलब इसमें मिसक्लेनियस प्रोविजन बताई गई है। इसका मतलब जो इसमें बात की जा रही है, इसमें जो सेक्शन है वो किसी एक सब्जेक्ट से डील नहीं करते। उसमें जिसमें जो हर पार्ट के हम लोगों ने इसके कवर किए हैं, उनमें से हर पार्ट्स के मतलब कुछ प्रोविजन रेलेवेंट प्रोविजन यहाँ पर डिस्कस की गई होंगी। यानी ये जो पोर्शन किसी भी कानून में अगर जो मिसक्लेनियस पोर्शन ऐड किया जाता है, इसके पीछे प्रूडेंस यही है कि अगर तो जो एक पार्ट, एक पूरा पोर्शन जो है वो किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में था और वहाँ पर वो कोई बात उसके मतलब डिस्कस नहीं हुई, तो वो अनस्किप प्रोविजन जो है वो इधर स्किप प्रोविजन जो है वो इधर मिसक्लेनियस पोर्शन में डिस्कस कर दी जाती है। यानी अगर तो वहाँ पर कोई एम्बिग्विटी रह जाती है, कोई चीज़ अभी डिस्कस करने में कसर रह जाती है, तो वो इस मिसक्लेनियस पोर्शन में बता दी जाती है। मिसक्लेनियस पोर्शन किसी भी कानून के अंदर अगर एक तो होता है, तो एक तो इसमें मिक्स्ड प्रोविजन होती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो इस पार्ट में, इस मिसक्लेनियस पोर्शन में जो प्रोविजन डिस्कस की जा रही होती है वो एक सब्जेक्ट के बारे में नहीं होती। ये बेसिकली ऐसा पार्ट होता है जो कि कानून की तमाम प्रोविजन से ही रिलेट कर रहा होता है। यानी जो पहले प्रोविजन डिस्कस की जा चुकी हैं और वो जिस रेलेवेंट पार्ट में है, और वहाँ पर अगर उनसे मतलब कोई प्रोविजन डिस्कस करने वाली रह गई है, छूट गई है, तो वो इस पोर्शन में डिस्कस हो जाती है। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 132 डील करता है एग्जाम्पशन ऑफ सर्टेन वुमेन फ्रॉम पर्सनल अपीयरेंस। टाइटल से ही जाहिर हो रहा है कि किस खातून को पर्सनल अपीयरेंस से इस्तिस्ना करार दिया गया है, एग्जेम्प्ट किया गया है। वुमेन हु अकॉर्डिंग टू द कस्टम एंड मैनर ऑफ द कंट्री ought नॉट टू बी कंपेल्ड टू अपीयर इन पब्लिक। कह रहे ऐसी खातून जिसे कंट्री के कस्टम्स के और मैनर के मुताबिक पब्लिक में अपेयर होने के लिए नहीं कंपेल किया जा सकता। शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम पर्सनल अपेयरेंस इन कोर्ट। ऐसी खातून जो है वो बेसिकली कोर्ट में, जब उसे पब्लिक में कंपेल नहीं किया जा सकता आने के लिए, तो इसी तरह के कानून को कोर्ट में भी पर्सनली अपेयर होने के लिए नहीं कहा जा सकता। उससे एग्जाम्पशन हासिल है कोर्ट में ख़ुद हाजिर होने के हवाले से। तो ये खातून बेसिकली कौन होती है? खातून होती है पर्दा नशीन लेडी। सेक्शन 132 में जिस खातून को एग्जाम्पशन ग्रांट की गई है कि उसे कोर्ट में बजाते खुद आने की ज़रूरत नहीं है, उसकी पर्सनल एक्सपीरियंस को एग्जाम्प्ट करार दिया गया है, वो है पर्दा नशीन लेडी। सेक्शन 2 नथिंग हियर इन कंटेन शैल बी डीम टू एग्जाम्प्ट सच वुमेन फ्रॉम अरेस्ट इन एग्जीक्यूशन ऑफ सिविल प्रोसेस इन एनी केस इन विच द अरेस्ट ऑफ वुमेन इज़ नॉट प्रोहिबिटेड बाय दिस कोड। वो कह रहे हैं सब सेक्शन 2 ये कहता है कि इस सेक्शन के अंदर जिस खातून को ये प्रिविलेज प्रोवाइड की गई है ना, उस प्रिविलेज का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर तो इस कोड के अंदर कोई प्रोविजन जो है जो कि खातून को किसी डिक्री की एग्जीक्यूशन के दौरान, सॉरी डिक्री की नहीं, वो कह रहे हैं जो कि किसी खातून को किसी सिविल प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान अरेस्ट करने से मना भी नहीं कर रही, तो उस खातून को अरेस्ट किया जा सकता है। ये जो प्रिविलेज है उसकी पर्सनल अपीयरेंस की एग्जाम्पशन से हासिल है, उसकी बेस पर ये इस चीज़ से नहीं बच सकती। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर तो इस कोड की प्रोविजन में ये चीज़ मना कहा गया है और मना नहीं की गई कि किसी खातून को किसी सिविल प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान, मतलब किसी सिविल केस के अंदर कोई मैटर है, उस प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान उसे अरेस्ट किया जा सकता है, कानून इजाज़त देता है, मना नहीं कर रहा। तो अब इस खातून को अरेस्ट किया जा सकता है, वो इस बेस पर कि भाई मुझे तो पर्सनल अपीयरेंस की एग्जाम्पशन हासिल है, वो ये रिलीफ क्लेम नहीं कर सकती कि मुझे अरेस्ट ना किया जाए।
अब यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो सबसेक्शन 2 में जो बात कह रही है, अब हमारे पास सेक्शन 56 जो है वो सीपीसी का, वो एक्सप्रेसिवली तौर पर हमारे पास प्रोविज़न मौजूद है, जिसमें ये बताया गया है कि अगर एक खातून को के ख़िलाफ़ जो है वो कोई डिक्री फॉर मनी पास हो जाती है, तो अब उस तरह की डिक्री को एग्ज़ीक्यूट करवाने के लिए उसे गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। अब यहाँ पर तो एक्सप्रेसिवली है कि मना किया गया है कि इस मैटर में उसे गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। लेकिन अगर इसके ऑपोज़िट कोई ऐसा मैटर है जिसके अंदर कानून मना नहीं करता उसकी गिरफ़्तारी को, तो देन ये सबसेक्शन 2 बेसिकली कह रहा है उसको गिरफ़्तार किया जा सकता है फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सिविल प्रोसेस। नेक्स्ट है सेक्शन 133 जो कि कहता है एग्जेम्पशन ऑफ अदर पर्सन, यानी सेक्शन 132 सेक्शन 132 तो पर्दानशीन लेडी की पर्सनल अपेयरेंस को एग्जाम्प्ट कर रहा है ना। अब सेक्शन 130 मतलब वहाँ पर जो एग्जाम्पशन ऑफ अपेयरेंस प्रोवाइड की गई है वो पर्दानशीन लेडी को है। सेक्शन 133 के अंदर अब कुछ और पर्सनैलिटीज़ हैं जिनको एग्जाम्पशन ग्रांट की गई है फॉर द पर्सनल अपेयरेंस। वो कह रहे हैं वो कौन से पर्सन हो सकते हैं। इसके सब पूरे 3 सब सेक्शन हैं, इनको डिस्कस करते हैं। कह सब सेक्शन 1 स्टेट दैट द प्रोविंशनल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट Subsection 1 states that the provincial government may, by notification in the official gazette, exempt from personal appearance in court any person whose rank in the opinion of such government entitle him to privilege of exemption। वो कह रहे हैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो बाय नोटिफिकेशन सरकारी गैजेट में नोटिस के थ्रू कुछ पर्सन की अपेयरेंस को एग्जाम्प्ट करार दे सकता है कोर्ट में, जिनके बारे में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को अपना ज़ाती ओपिनियन है, उसको लगता है कि इन पर्सन का जिन्हें मैं एग्जाम्प्ट कर रहा हूँ वो ऐसे रैंक होल्डर हैं कि जिसकी बेस पे अपने रैंक की वजह से उन्हें ये प्रिविलेज ऑफ एग्जाम्पशन मिलनी चाहिए। तो मतलब उन्हें ये जो पर्सनल अपेयरेंस की जो एग्जाम्पशन की जो प्रिविलेज है ना वो उन्हें मिलनी चाहिए उनके रैंक की वजह से। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को लगता है तो वो नोटिफिकेशन के थ्रू इस तरह के पर्सन की पर्सनल अपेयरेंस को भी कोर्ट में एग्जाम्प्ट कर सकता है। सबसेक्शन 2 ये कहता है द नेम एंड रेजिडेंस ऑफ द पर्सन सो एग्जाम्प्टेड शैल फ्रॉम टाइम टू टाइम बी फॉरवर्डेड टू द हाई कोर्ट बाय द प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड द लिस्ट ऑफ सच पर्सन शैल बी कीप्ड इन सच कोर्ट। और कह रहे हैं कि अब जिन बंदों को प्रोविंशियल गवर्नमेंट एग्जाम्प्ट करेगी उनकी वो एक लिस्ट बनाएगी, लिस्ट में उनका नाम और रेजिडेंस शामिल होगा, जिनको वो एग्जाम्प्ट कर रही है कि इन्हें कोर्ट में आने की ज़रूरत नहीं है, टाइम टू टाइम प्रिपेयर करेगी, हाई कोर्ट को फॉरवर्ड करेगी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, और ये लिस्ट जो है वो ऐसे पर्सन की हाई कोर्ट अपने पास रखेगा। एंड द लिस्ट ऑफ सच पर्सन एज रिसाइड विद इन अ लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ ईच कोर्ट सबऑर्डिनेट टू द हाई कोर्ट शैल बी कीप्ड इन सच सबऑर्डिनेट कोर्ट। और अब पॉसिबिलिटी ये है कि जिन पर्सन को एग्जाम्प्ट कर रही है प्रोविंशियल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस टू पर्सनल अपेयरेंस इन कोर्ट, वो बंदे ऐसे हों जो कि किसी ऐसे कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में रहते हैं जो कि हाई कोर्ट से सबऑर्डिनेट कोर्ट है। तो तब ये लिस्ट जो है वो जिस सबऑर्डिनेट कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में रह रहे होंगे वो सबऑर्डिनेट कोर्ट भी रखेगा। सबसेक्शन 3 where any person so exempted claim the privilege of such exemption and it is consequently necessary to examine him by commission। वो कह रहे हैं अब कोई ऐसा पर्सन जो कि सेक्शन 133 के तहत दावा कर रहा है कि मेरे पास ये तो एग्जाम्पशन है फॉर पर्सनल अपेयरेंस, मेरे पास ये प्रिविलेज है और अब ज़रूरी भी है इसकी एग्जामिनेशन करना, तो अब इसे कमीशन के थ्रू इसकी एग्जामिनेशन करवाई जाएगी एंड ही शैल पे द कॉस्ट ऑफ दैट कमीशन। कमीशन मुफ्त में तो इसकी एग्जामिनेशन नहीं कर लेगी क्योंकि अगर कोर्ट में आता तो इसने खुद जाना था, अब कमीशन इसके पास एक स्पेशल अपॉइंट होकर आके इसकी एग्जामिनेशन करी, पैसे लग रहे हैं तो इसको कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। प्राइमरी ड्यूटी इस पर ही है कि इसने पैसे पे करने हैं। एक्सेप्शन इसकी ये है कि अनलेस द पार्टी रिक्वायरिंग इज एविडेंस पे सच कॉस्ट, वो पार्टी जो कि इसकी कॉस्ट की डिमांड कर रही है वो पैसे ना पे कर दे। तो यहाँ पर एक तरह से देखा जाए तो ये वाज़िया नहीं हो रहा कि प्राइमरी ड्यूटी किस पर है। आप ये कह सकते हैं कि अगर तो ये डिमांड कर रहा है तो फिर शायद ये पे करेगा, और अगर जो पार्टी डिमांड कर रही है वो डिमांड कर रही है तो वो पे कर देगी। अगर उन्होंने पे कर दी है तो इसे पे करने की ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट ऑफ कमीशन। सो आ जाते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन 134 पे, अरेस्ट अदर देन इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। अब अगर आप इस प्रोविजन के सब्जेक्ट पर ही फोकस करें तो वो कह रहे हैं कि अरेस्ट अदर देन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री। अब हम लोगों ने जब इसके स्टार्ट के सेक्शन पढ़े थे सीपीसी के तो उसमें हमने पढ़ा था कि सेक्शन 55 के तहत ये शायद सेक्शन 55 था या नहीं, उसमें ये था कि भाई
डिक्री की एग्जीक्यूशन जो है वो अरेस्ट करके भी करवाई जा सकती है, जजमेंट डेटर की अरेस्ट करके भी डिक्री की एग्जीक्यूशन करवाई जा सकती है। तो ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री बेसिकली कौन अरेस्ट होता है? जजमेंट डेटर। वो कह रहे हैं कि अगर तो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अलावा अगर कोई बंदा अरेस्ट हो रहा है और वो बंदा जो कि एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री में अरेस्ट होता है वो जजमेंट डेटर है, इसका मतलब वो ये सेक्शन डील कर रहा है कि अगर तो जजमेंट डेटर के अलावा कोई पर्सन अरेस्ट हो रहा है अंडर दिस कोड प्रोविजन, और अगर कोई बंदा अरेस्ट हो रहा है एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अलावा किसी और सिविल प्रोसेस के अंदर, तो उनकी अरेस्ट के मतलब क्या मामला लिया जाएगा। तो कहते हैं प्रोविजन ऑफ सेक्शन 55, 57, 59 शेल अप्लाइज ऑफ अरेस्ट मे बी टू ऑल पर्सन अरेस्टेड अंडर दिस कोड। यानी वो तमाम पर्सन जो कि इस कोड के तहत अरेस्ट हो रहे हैं, उनको अरेस्ट करने के लिए जो तरीक़ाकार फ़ॉलो किया जाएगा वो ये जो रेलेवेंट सेक्शन है 55, 57, 59 की प्रोविजन ही एप्लीकेबल होंगी उन तमाम पर्सन की अरेस्ट के मैटर से मुतल्लिक भी। अब टेक्निकली देखा जाए तो सिर्फ सेक्शन 55 की प्रोविजन एप्लीकेबल होंगी, क्योंकि सेक्शन 57 और 59 जो है वो ओमिट हो चुका है, और सेक्शन 55 में एक बाकायदा तरीक़ाकार बताया हुआ है कि जजमेंट डेटर को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री किस तरह अरेस्ट किया जाएगा। सो सेक्शन 134 यही कह रहा है कि जजमेंट डेटर के अलावा अगर कोई बंदा अरेस्ट हो रहा है इस कोर्ट के अंदर, और एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के अलावा अगर कोई बंदा अरेस्ट हो रहा है किसी सिविल प्रोसेस की एग्जीक्यूशन के दौरान, तो उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए इस कोर्ट के अंदर जो अरेस्ट किया जाएगा तो सेक्शन 55 में जो मेथड और तरीका बताया है उसी तरीका का आगे अरेस्ट किया जाएगा। ये सिंपल सी लाइन थी, लेकिन ज़रा इसका ना इसको मॉडिफाई इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी। तो सारा मैंने ज़रा एक्सप्लेन कर दिया। आई होप कि पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 135 जो कहता है एग्जाम्पशन फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस, यानी कि सिविल केसेस के अंदर, सिविल मामलात के अंदर, दीवानी मामलात के अंदर किस पर्सन को गिरफ्तार होने से इस्तिस्ना हासिल है, मतलब उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। सेक्शन 135 ये बात कर रहा है, कह रहे हैं सब इसके टोटल 3 सब सेक्शन है। इसके टोटल 3 सब सेक्शन है। सब सेक्शन 1 स्टेट दैट नो जज, मजिस्ट्रेट और अदर जुडिशियल ऑफिसर शैल बी लाइबल टू अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस while going to presiding in or returning from his court। तो सब सेक्शन 1 में बेसिकली 3 पर्सनैलिटीज़ को एग्जाम्शन ऑफ अरेस्ट करार की है अंडर सिविल प्रोसेस। कौन से करें? ना किसी जज को, ना किसी मजिस्ट्रेट को, ना ही किसी जुडिशियल ऑफिसर को। सिविल केसेस के अंदर सिविल प्रोसेस के लिए अरेस्ट किया जा सकता है। कब नहीं अरेस्ट किया जा सकता? जब वो कोर्ट जा रहे हो, या जब वो कोर्ट से आ रहे हो, या जब वो कोर्ट में हैं प्रिसाइडिंग इन, मतलब जब वो ऐसा यही जज, मजिस्ट्रेट, जुडिशियल ऑफिसर कोर्ट के अंदर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। तो ड्यूरिंग ड्यूटी, ऑन गोइंग ड्यूटी, आउट गोइंग ऑफ ड्यूटी, इस तीनों स्टेजेस पर इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता किसी भी सिविल मैटर के अंदर। अब आप ये कह सकते हो कि इन्हें एग्जाम्पशन हासिल है, लेकिन सिर्फ इस कंडीशन में जब ये ऑन गोइंग ड्यूटी हो, आउट गोइंग ड्यूटी हो, या ड्यूरिंग ड्यूटी हो, ड्यूटी के दौरान, इस दौरान इन्हें ये एग्जाम्पशन हासिल है, इनके सिविल प्रोसेस के दौरान इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अगर तो ये ड्यूटी से मतलब ये नहीं है इनका, ना ये जा रहे हैं, ना ये दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी से अंजाम दे रहे हैं, ना ये आ रहे हैं, तो उसके अलावा इसका मतलब इन्हें सिविल प्रोसेस के अंदर गिरफ्तार किया जा सकता है। एंड ये एग्जाम्पशन सिर्फ और सिर्फ सिविल केसेस के अंदर हासिल है। अगर इन्होंने कोई क्राइम कर दिया, कोई क्रिमिनल केस इनके अगेंस्ट इंस्टीट्यूट हुआ है, मिसाल के तौर पर इन्होंने कोई थेफ्ट कर दी, कोई इन्होंने रिश्वत ले ली, कोई इन्होंने फ्रॉड कर दिया, या इन्होंने किसी पर्सन को डिफेम ही कर दिया। अब डिफेमेशन के अंदर एक तरह से देखा जाए तो सिविल भी है, क्रिमिनल भी मुकदमा हो सकता है। तो अगर कोई बंदा डिफेम कर देता है किसी को, ये जज वगैरह, तो ये सिविल में तो बच जाएगा, लेकिन दूसरी पार्टी भी होशियार होगी, अगर वो इसे क्रिमिनल में इसके खिलाफ डिफेमेशन का दावा कर दे तो जाता रहेगी अपनी ड्यूटी में, जो कि इसके ये जो एग्जाम्पशन इसे हासिल है वो सिर्फ सिविल मैटर के अंदर है, क्रिमिनल मैटर में नहीं है। यानी मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि अगर तो कोई जज और मजिस्ट्रेट कोई क्राइम कर देता है, जैसे उसने कोई डिफेमेशन कर दी, जैसे उसने कोई मर्डर कर दिया, जैसे उसने कोई थेफ्ट कर दी, कोई रिश्वत ले ली, फ्रॉड कर दिया, अब ये सब क्राइम है, कोई एग्जॉर्शन कर दी इसने, ये सारी चीज़ें अगर इसने की हैं, तो अब इस सिचुएशन के अंदर ये जो कि क्रिमिनल केसेस हैं, तो अब इस बंदे को इन क्रिमिनल केसेस के अंदर अरेस्ट किया जा सकता है। तब ये सेक्शन 135 की प्रिविलेज नहीं ले सकता, क्योंकि ये प्रिविलेज सिर्फ और सिर्फ इसे सिविल मैटर के अंदर हासिल है, और वो भी सिर्फ तब हासिल है जब ये ऑन गोइंग ड्यूटी हो, ड्यूरिंग ड्यूटी हो और आउट गोइंग ड्यूटी है, मतलब ड्यूटी जहाँ पे जा रहा हो, आ रहा हो और कर रहा हो अपनी ड्यूटी टाइम। सही है। सबसेक्शन 2 वेयर एनी मैटर इज पेंडिंग बिफोर अ ट्रिब्यूनल हैविंग जुरिस्डिक्शन देयरिन। अगर कोई मैटर किसी ट्रिब्यूनल के पास पेंडिंग है, अब ट्रिब्यूनल जो है वो बेसिकली वज़ायत जुडिशल डिपार्टमेंट होता है, एक
सो वो कह रहे हैं अगर किसी ट्रिब्यूनल के पास कोई मैटर पेंडिंग है और उसके पास उस मैटर के मतलब जुरिस्डिक्शन भी है, मतलब ट्रायल करने की पावर है, और बिलीविंग इन गुड फेथ दैट इट हैज़ सच जुरिस्डिक्शन, और गुड फेथ में उसका यकीन है कि भाई मेरे पास जुरिस्डिक्शन है इस मैटर के हवाले से ट्रायल करने की, देन द पार्टीज देयर टू देयर प्लीडर्स, मुख्तार्स, रेवेन्यू एजेंट एंड रिकॉग्नाइज एजेंट एंड देयर विटनेसेस एक्टिंग इन ओबीडियंस ऑफ द समन। अब इस सिचुएशन के अंदर प्रोसीडिंग जो कि ट्रायल कोर्ट में चल रही है, और ये जो रेलेवेंट पार्टीज़ हैं उनको समन आया है, और समन के बुलावे के तहत वो जा रहे हैं कोर्ट में। तो अब उन बंदों को भी शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम अरेस्ट अंडर सिविल प्रोसेस। इन लोगों को भी जो है वो सिविल केसेस के अंदर, सिविल मैटर के अंदर, ये जो चल रहा है ना, ये केस जो चल रहा है, अब ये केस जो चल रहा है वो बेसिकली एक सिविल प्रोसेस है। वो कह रहे हैं अब इन बंदों को भी इस सिविल प्रोसेस के दौरान, क्योंकि ये समन इन्हें आया था इसलिए वो कोर्ट में गए थे, तो इनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। और किन बंदों को प्रिविलेज हासिल है? पार्टीज़ को, पार्टीज़ ऑफ द केस को, उनके वकीलों, प्लीडर्स को, उनके मुख्तार्स को। मुख्तार्स मतलब उन्होंने अपने बिहाफ किसी बंदे को कह दिया है कि भाई आप जाएँ, पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी ना, तो मुख्तार्स हो गए, रेवेन्यू एजेंट्स हो गए, एंड रिकॉग्नाइज एजेंट जो उन्होंने अपनी तरफ से हाँ किए, उनकी तरफ से जाएंगे केस में, उनकी तरफ वो होता है ना, पार्टी ने अपनी पेशी में दूसरी एक पार्टी को भेज दिया। और बाज़ औक़ात लेकिन मुकदमे होते हैं जिसमें, अच्छा ये इस तरह आपको समझ आएगी जैसे वर्ड लिखा होता है कि कोर्ट का ऑर्डर आता है जिसमें वो कहते हैं कि पार्टी असालतन वकालतन पेश हो सकती है। अगर तो उन्होंने लिखा हुआ है असालतन वकालतन, इसका मतलब ये कि असालतन ये कि आप पर्सनली भी आ सकते हो, वकील भी आपका आ सकता है। अगर आप नहीं भी आते तो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर लिखा हुआ है कि आपने असालतन पेश होना है, तो उसका मतलब ये कि आपका लाज़मी आना ज़रूरी है। वो कह रहे हैं कि अगर सिंपल ये बताया जा रहा है कि अगर किसी ट्रिब्यूनल के पास ज्यूरिसडिक्शन चल रही है, किसी मैटर की, सॉरी, किसी ट्रिब्यूनल के पास कोई केस चल रहा है, पेंडिंग है, और उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है, उसे गुड फेथ में यकीन है कि मेरे पास ज्यूरिसडिक्शन है, तो अब इस सिचुएशन में जो सिविल प्रोसेस चल रहा है ट्रिब्यूनल के पास, और उसके अंदर कोई एबिडियंस, सॉरी, समन जारी होता है इस इनके पार्टीज प्लीडर वगैरह को, और ये आए हैं, तो इन बंदों को जो है वो सिविल प्रोसेस के दौरान इस्तिस्ना हासिल है कि इन्हें भी गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, इन्हें पार्टीज को, प्लीडर, मुख्तार, एजेंट, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा को। अच्छा, अब यहाँ पर अदर देन से लेके ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की लाइन को आप छोड़ दें, क्योंकि ये जो सबसेक्शन 2 में जनरल रूल बताया गया इसकी एग्जाम्पशन है, इसको हम बाद में पढ़ते हैं, पहले जनरल रूल को ही पूरा कर लें। ओके, यहाँ से स्टार्ट करें कि वाइल गोइंग टू और अटेंडिंग सच ट्रिब्यूनल फॉर द पर्पस ऑफ सच मैटर एंड वाइल अटेंडिंग फ्रॉम सच ट्रिब्यूनल। वो कह रहे हैं कि ये पर्सन, ये जो इन्हें एग्जाम्पशन हासिल है ना, इनके लीडर्स को, पार्टीज़ को, मुख्तार्स को और एजेंट्स को, कि इन्हें जब ये समन इन्हें जारी हुआ है और तब ये कोर्ट में जा रहे हैं, तो इस हवाले से इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता सिविल मैटर के अंदर। मतलब जिस केस के मतलब उन्हें बुलाया जा रहा है, समन जारी हुआ है और ये जा रहे हैं, उस केस के अंदर इन्हें गिरफ़्तार नहीं किया जा सकता। ये एग्ज़ैम्पशन भी इन्हें तभी हासिल है जब ये कोर्ट ट्रिब्यूनल जा रहे हैं इसी मैटर के हवाले से, और जब ये वहाँ से आ रहे हैं, तब भी उसी दौरान ही उन्हें ये एग्ज़ैम्पशन हासिल है, अदरवाइज़ फिर उन्हें ये एग्ज़ैम्पशन हासिल नहीं है। बेसिकली यही कहना चाह रहे हैं कि अगर तो किसी ट्रिब्यूनल के पास कोई मैटर पेंडिंग है और ट्रिब्यूनल के पास उस मैटर का जुरिस्डिक्शन है ट्रायल करने की, उसके पास अथॉरिटी है और उसको यकीन है कि मेरे पास अथॉरिटी है एंड गुड फेथ, तो अब इस सिचुएशन में अब उसके पास जुरिस्डिक्शन जो है, तो उसने कोई समन जारी कर दिया कि पार्टीज़ को कि जो केस मेरे पास सिविल प्रोसेस चल रहा है उसमें आप आओ। समन जारी हुआ इनके प्लीडर्स, मुख्तार, रेवेन्यू एजेंट, रिकॉग्नाइज एजेंट को और पार्टीज़ को खुद। अब वो इसी सिविल प्रोसेस के हवाले से कोर्ट में आ रही हैं, आई ट्रायल के टाइम, और जब वो जा रही हैं तो उनके आने जाने के टाइम इसी सेम मैटर से मुतल्लिका उन्हें प्रिविलेज हासिल है कि उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर वो आए हैं समन की मद में और इस केस के हवाले से कोर्ट में आ रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो कोर्ट ने उन्हें नोटिस दिया और वो ओबीडियंस ऑफ कोर्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, डिसोबे तो नहीं कर रहे, तो जिस वजह से इनको ये प्रिविलेज हासिल हो गई कि अब इन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा इसी केस के अंदर जिसके मतलब उन्हें समन जारी किया गया। एक्सेप्शन इसकी ये है, जो कि पॉइंट मैंने बताया था इसे छोड़ दें, ये जो पॉइंट सबसेक्शन 2 में सेकंड लास्ट लाइन है, कहने कि अदर देन प्रोसेस इशूड बाय सच ट्रिब्यूनल फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। लेकिन अगर कोई प्रोसेस जारी किया है ट्रिब्यूनल ने अपनी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मतलब कि अगर आप इन्हीं पर्सन ने कोई तौहीन अदालत की और उस प्रोसेस के अंदर अगर जो है वो इन्हें गिरफ़्तार किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर आप आए तो ज़रूर कोर्ट के अंदर,
लेकिन आप लोगों ने कोई ऐसा कंडक्ट किया जो कि ट्रिब्यूनल की नज़र में तौहीन अदालत की कैटेगरी में आता है। मिसाल के तौर पर आपने वहाँ पर गालिम गलौज की, लड़ाई की, सही से एविडेंस नहीं पेश किए, कोर्ट का जो डेकोरम है वो बरकरार नहीं रखा, बदतमीज़ी की, वहाँ पर कोर्ट में लड़ाई झगड़ा किया, तो वो तौहीन अदालत के ज़िम्मे में आया और कोर्ट ने फिर अगर आपको उस मद में आपको जो है वो गिरफ़्तार कर सकती है। आप ये नहीं कहोगे कि भाई मैं तो समन के नतीजे में ही आया था और मुझे तो एग्ज़ैम्पशन हासिल है अंडर सेक्शन 135 के सबसेक्शन 2 के तहत कि मैंने तो ओबीडियंस ऑफ समन की है, मुझे आप गिरफ़्तार नहीं कर सकते। कोर्ट कहेगी भाई जो फिर आपने ओबीडियंस ऑफ कोर्ट की है तो फिर बाद में डिसओबीडियंस ऑफ द कोर्ट भी तो की है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की सूरत में, इसलिए अब आपको गिरफ़्तार किया जा सकता है। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 कहता है नथिंग इन सबसेक्शन 2 शैल अनेबल अ जजमेंट डेटर टू क्लेम एग्जेम्पशन फ्रॉम अरेस्ट under an order for immediate execution or where such judgment debtor tend to show cause why should not be committed to prison in execution of a decree। वह सबसेक्शन 2 की प्रिविलेज जो है वो जजमेंट डेटर अवेल नहीं कर सकता। मतलब ये कि जब डिक्री की एग्जीक्यूशन, वो कह रहे हैं कि अगर इसके ख़िलाफ़ जजमेंट डेटर के ख़िलाफ़ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री का ऑर्डर अगेंस्ट आ जाता है या फिर जब इसको शो काउज नोटिस आता है कि इसको क्यों अरेस्ट नहीं करना चाहिए ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, और ये पर्सन कह देता है कि भाई देखो मुझे तो नोटिस आया था, मैं तो ओबिडेंस कर रहा हूँ, मैं तो आया हूँ कोर्ट में और भाई मैं तो कोर्ट में आया था, अब जो मेरे ख़िलाफ़ आप ये डिक्री एग्जीक्यूट करवाने का ऑर्डर पास कर रहे हो, मैं तो वो अपने आप को कहेगा भाई मैं तो अच्छा बच्चा हूँ, मुझे आया कोर्ट की तरफ से शो काउज नोटिस, मैं आ गया, अब आप जो है वो मुझे अरेस्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं भाई ये आप हो जजमेंट डेटर, आप इस चीज़ की प्रिविलेज नहीं ले सकते। आपको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, आपको फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री अरेस्ट भी किया जा सकता है और आपको शो काउज नोटिस दिया गया है कि आपको क्यों ना अरेस्ट किया जाए। अगर उस पर भी आप वैलिड आंसर नहीं देते तो तब भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। सही, मतलब शो काउज नोटिस दिया जाता है कि ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीक्यूशन डिक्री आपको क्यों ना अरेस्ट किया जाए, वैलिड आंसर नहीं देते तो आपको अरेस्ट किया जा सकता है। आप सबसेक्शन 2 की प्रिविलेज नहीं ले सकते बिकॉज यू आर अ जजमेंट डेटर। नेक्स्ट सेक्शन 135A, एग्जेम्पशन ऑफ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव बॉडी फ्रॉम अरेस्ट एंड डिटेंशन अंडर सिविल प्रोसेस। इसके भी टोटल 2 सबसेक्शन है। सो डिस्कस करते हैं। वो कह रहे हैं सब, अब यहाँ पर आपको टाइटल से ही जाहिर हो रहा है कि ये जो कानून ये असम्बली के मेंबर्स होते हैं, यानी जो सेनेटर्स होते हैं, जो एमएनए होते हैं, ये प्रिविलेज जो है इन्हें हासिल है। और प्रिविलेज हासिल है इन्हें किस चीज़ की? अरेस्ट और डिटेंशन की। किन मैटर के अंदर? जस्ट सिविल केसेस के अंदर, नॉट अ क्रिमिनल मैटर। सो सबसेक्शन 1 स्टेट दैट नो पर्सन शैल बी लायबल टू अरेस्ट और डिटेंशन इन प्रिजन अंडर सिविल प्रोसेस। वो कह रहे हैं किसी पर्सन को भी सिविल के प्रोसेस, सिविल केस के अंदर जो है वो अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जा सकता जेल के अंदर इफ़ ही इज़ अ मेंबर ऑफ अ लेजिस्लेटिव ड्यूरिंग द कंटिन्यूस ऑफ एनी मीटिंग ऑफ सच लेजिस्लेटर। अगर तो वो लेजिस्लेटर का मेंबर है, यानी अगर तो वो सेनेटर है, अगर तो वो एमएनए है, तो जिस दौरान उसकी कानून साज असम्बली की मीटिंग चल रही है, उस मीटिंग के दौरान किसी भी ऐसे लेजिस्लेटर के मेंबर को, यानी एमएनए को, सेनेटर को सिविल उसकी मीटिंग जिस टाइम चल रही है उस दौरान उसे सिविल केस के अंदर अरेस्ट नहीं किया जा सकता, डिटेन नहीं किया जा सकता। इसी तरह अगर वो जो मेंबर है वो किसी कानूनी असम्बली की कमेटी का मेंबर है, यानी नेशनल असम्बली और सेनेट की कोई कमेटी है, वो पर्सन उसका मेंबर है, तो उस टाइम उस कमेटी की अगर मीटिंग चल रही है तो उस कमेटी की मीटिंग के दौरान भी उसे किसी सिविल केस के अंदर अरेस्ट और डिटेन नहीं किया जा सकता। आई होप ये सिंपल सा है सेक्शन, तो इसमें तो इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए, समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वो कह रहे हैं एंड ड्यूरिंग द 14 डेज बिफोर एंड आफ्टर सच मीटिंग और सिटिंग। ये ज़रा लाइन सिर्फ सिंपल करने की ज़रूरत है। तो ये कह रहे हैं कि ये जो मीटिंग के दौरान से प्रिविलेज हासिल थी ना उसके लेजिस्लेटर के मेंबर को और लेजिस्लेटर की कमेटी के मेंबर को, तो ये प्रिविलेज उसे हासिल है सिर्फ और सिर्फ इस टेन्योर के लिए, यानी ये जो मीटिंग हो रही है उस मीटिंग से होने से 14 दिन पहले और उस मीटिंग के होने के 14 दिन बाद, सिर्फ इसी टेन्योर के अंदर ये प्रिविलेज जो है वो सेक्शन 135A ही ले सकता है। अब मीटिंग हो जाती है, उसके 14 डेज एक्सपायर हो गए, उसके बाद उसको अरेस्ट किया जा सकता है, और मीटिंग होने से पहले 14 दिन से पहले उसको अरेस्ट किया जा सकता है, तब भी उसे प्रिविलेज हासिल नहीं है। सबसेक्शन 2 में बेसिकली इसी बात को एक्सप्लेन किया गया है, इस 14 डेज वाली पॉइंट को। वो कह रहे हैं पर्सन रिलीज फ्रॉम डिटेंशन अंडर सबसेक्शन 1, एक बंदा सबसेक्शन 1 के तहत रिलीज हो गया डिटेंशन से, शैल सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ द सेट सबसेक्शन बी लायबल टू बी री अरेस्ट एंड टू द फर्दर डिटेंशन टू विच ही वुड हैव बीन लायबल इफ़ ही हैड नॉट बीन रिलीज। अगर वो कह रहे हैं कि अगर इस पर्सन को सबसेक्शन 1 की प्रोविजन के तहत अगर रिलीज़ ना किया जाता और वो बंदा लायबल था कि उसे दोबारा री अरेस्ट और फर्दर डिटेन किया जाए, तो देन उस बंदे को रिलीज़ होने के बाद
वो लायबिलिटी उस पे रहती है रेस्ट और डिटेंशन की, उससे उसकी छुटकारा नहीं हो जाता। बस इसको एक मिसाल से समझते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल एक एमएनए की मीटिंग होने वाली थी और उस पर किसी सिविल केस को उसके खिलाफ कोई सिविल सूट इंस्टीट्यूट हो गया। अब मीटिंग होने में अभी 14 डेज़ थे, तो उस दौरान इसको सेक्शन 135 ए की प्रिविलेज हासिल थी कि इसको अरेस्ट नहीं किया जा सकता। अब मीटिंग हो गई, मीटिंग होने के बाद अब उन्हें इंतज़ार करना पड़ा कि भई मीटिंग होने के बाद भी 40 डेज़ एक्सपायर करने पड़ेंगे। अब जैसे मीटिंग होकर 14 दिन ख़त्म हो गए, उसके बाद इस पर्सन को अरेस्ट किया जा सकता है क्योंकि वो लायबल टू री-अरेस्ट और डिटेंशन था अगर तो उसे ये सबसेक्शन 1 की प्रिविलेज ना मिलती। तो मुझे यकीन है कि अब ये पॉइंट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है सेक्शन 136। सेक्शन 136 कहता है प्रोसीजर वेयर पर्सन टू बी अरेस्टेड और प्रॉपर्टी टू बी अटैच इज आउटसाइड कोर्ट। मतलब जब किसी पर्सन को आपने अरेस्ट करना है या किसी प्रॉपर्टी को अटैच करना है, वो तो डिस्ट्रिक्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में है नहीं, कोर्ट डिस्ट्रिक्ट के बाहर है, देन क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा? इसके टोटल 3 सबसेक्शन हैं। सबसेक्शन 1 स्टेट दैट वेयर एन एप्लीकेशन इज मेड दैट एनी पर्सन शैल बी अरेस्टेड or that property shall be attached under any provision of this code not relating to the execution of a decree। वो कह रहे हैं जब एक दरख्वास्त दी जाती है किसी पर्सन को अरेस्ट करने के हवाले से, किसी प्रॉपर्टी को अटैच करने के हवाले से, कोर्ट की किसी भी प्रोविजन के तहत, लेकिन ये जो अरेस्ट की दरख्वास्त दे रहे हैं, अटैचमेंट की दरख्वास्त दे रहे हैं, ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड नहीं है। मतलब आप डिक्री की एग्जीक्यूशन के दौरान उस बंदे को अरेस्ट और उसकी प्रॉपर्टी को अटैच नहीं करवाना चाहते, उससे हट कर आप ये दरख्वास्त दे रहे हो कि मतलब इसके अरेस्ट और अटैचमेंट का सेक्शन 136 में आप किसी बंदे को जो अरेस्ट और अटैच कर रहे हैं उसका एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से लेना देना कोई नहीं है। ये एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के दौरान अरेस्ट और अटैचमेंट नहीं हो रही। मैंने अब इस तरह के मैटर में अब हम क्या करेंगे? एंड सच पर्सन रिसाइड और सच प्रॉपर्टी सिचुएट आउटसाइड द लोकल लिमिट ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द कोर्ट टू विच द एप्लीकेशन इज मेड। और ये बंदा जिसको ये बंदा और ये प्रॉपर्टी जिसके लिए दरख्वास्त दी जा रही है अरेस्ट और अटैचमेंट की, वो जिस कोर्ट के अंदर दरख्वास्त दी जा रही है उसकी लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में रहते ही नहीं है। ना वो प्रॉपर्टी सिचुएट करती है, ना वो बंदा रिसाइड करता है। देन द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन इशू अ वारंट ऑफ अरेस्ट और मेक एन ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट। अब इस सिचुएशन में वो कोर्ट जिसको दरख्वास्त दी गई है अरेस्ट और अटैचमेंट की, उसकी डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करेगा और ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जारी करेगा। अब अगर देखें हम, तो अगर ये कह रहे हैं कि ये जो हम लोग दरख्वास्त दे रहे हैं ना अरेस्ट और अटैचमेंट की, वो एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि अगर एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री से रिलेटेड आप दरख्वास्त दे रहे होते तो उस सिचुएशन में जो कोर्ट जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो ना होते, वो दूसरे कोर्ट को अरेस्ट और अटैच करने के लिए कहता, तो वो परसिप्ट जारी करता अंडर सेक्शन 46। अब चूँकि ये डिक्री के एग्जीक्यूशन के दौरान अरेस्ट और अटैचमेंट की दरख्वास्त नहीं करनी इस कोर्ट ने भी, तो इस सिचुएशन के अंदर वो परसिप्ट जारी नहीं करेगा, वो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी करेगा और ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जारी करेगा एंड सेंड टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट विद इन अ लोकल लिमिट ऑफ हुज जुरिस्डिक्शन सच पर्सन और प्रॉपर्टी रिसाइड। मतलब जिस कोर्ट की लोकल लिमिट ऑफ जुरिस्डिक्शन में बंदा और प्रॉपर्टी रहती होगी, उसे वो प्रिस्क्रिप्ट के बजाय वारंट ऑफ अरेस्ट और ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट जारी करेगा और सिचुएट अ कॉपी ऑफ द वारंट और ऑर्डर टुगेदर विद द प्रोबेबल अमाउंट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द अरेस्ट और अटैचमेंट। अब कॉपी ऑफ वारंट और ऑर्डर के साथ जो उसमें लागत आनी, जो पैसे लगने अरेस्ट और अटैचमेंट के दौरान, वो कॉस्ट भी उसने साथ ही देनी है, क्योंकि वो उसने फ्री में काम तो नहीं करना। उसके आफ्टर ऑल अरेस्ट करने के दौरान हो सकता है वो जो प्रेस एंड पब्लिकेशन में वांटेड के पेपर लगते हैं, जो बंदों को कोई लालच देंगे कि जो उसे गिरफ्तार करेगा उसे इतना नाम मिलेगा, कोई कॉस्ट वगैरह लगेगी ना। इसी तरह प्रॉपर्टी को अटैच करने के लिए भी जो जाएंगे कोर्ट की तरफ से, तो खर्चा होगा, वो ऑफिशियल ड्यूटी में कार वगैरह इस्तेमाल करेंगे, तो वो जो खर्चा होगा वो कह रहे हैं कि वो इस चीज़ पर्पज़ के लिए वो खर्चा भी इन्होंने देकर भेजना है। सबसेक्शन 2 द डिस्ट्रिक्ट। अब आप इस एक तरह देख सकते हो कि अगर गैर कानूनी तरीके से, जैसे हम फिल्मों में देखते हैं कि एक पर्सन ने किसी पर्सन का कत्ल करवाना है, तो वो उसे उसकी दे देता है पिक्चर, साथ में उसे दे देता है पैसे। अब अगर और उसे कहता है कि ये आपने एक्शन करना है और इसके बदले में आपको मैं इतने पैसे दूँगा। अगर तो वही यही पर्सन वही ऐसे काम करे, तो ये सेक्शन 23 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की मद में, क्योंकि ये अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और अनलॉफुल कंसिडरेशन के लिए किया गया कॉन्ट्रैक्ट है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं होता। मतलब ये प्रैक्टिस अगर इंसान करें तो ये चीज़ तो है इलीगल, लेकिन अगर कोर्ट यही प्रैक्टिस कर रही है कि वो किसी पार्ट कोर्ट को ऑर्डर दे रही है कि अब आपने अरेस्ट और अटैचमेंट करनी है, वो भी इसके साथ वही कर रही है, लेकिन ये कानून के दायरे में रहकर कर रही है, तो ये एक्शन एक तरह से देखा जाए तो लीगल है। अगर इस सिनेरियो के साथ हम इसको समझेंगे कि जैसे वो है, जिस तरह आम ज़ुबान में हम लोग फ़िल्म और ड्रामा में देखते हैं, जैसे कोई पर्सन किसी को सुपारी देता है, तो ऐसे आप समझ लें कि कोर्ट दूसरे कोर्ट को उसकी सुपारी दे रहा है कि भई ये काम आपने, मेरा काम है ना, ये अब आपने करना है, इसके बदले में मैं आपको ये कॉस्ट वगैरह दे रहा हूँ। तो ये सिनेरियो उसके साथ मिलता-जुलता है, पर फ़र्क ये है कि वो इल्लीगल है और ये लीगल है। अब सबसेक्शन 2
सबसेक्शन 2 में बेसिकली अब आ जाता है जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है को असाइन हो गया है ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट और वारंट ऑफ अरेस्ट, वो पाने के बाद अब उसने कैसे अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट शेल ऑन रिसिप्ट ऑफ सच कॉपी एंड अमाउंट, पैसे मिलने पर, कॉपी मिलने पर, कॉपी किसकी, वारंट ऑफ अरेस्ट की और ऑर्डर ऑफ अटैचमेंट की, काउज द अरेस्ट और अटैचमेंट टू बी मेड बाय इट्स ऑन ऑफिसर, वो क्या करेगी, अरेस्ट भी कर लेगी उस बंदे को, अटैचमेंट भी कर लेगी इस प्रॉपर्टी को। अब वो किस तरह कर सकती है, अपने ऑफिसर्स के थ्रू भी कर सकती है और जैसे सब ऑर्डिनेट कोर्ट है उसके थ्रू भी कर सकती है। एंड शैल इन्फॉर्म द कोर्ट विच इशू और मेड सच वारंट ऑर्डर अरेस्ट, और जिस कोर्ट ने से ऑर्डर दिया था उसे वो इन्फॉर्म कर देगी कि भाई आपका काम हो गया। सबसेक्शन 3, द कोर्ट मेकिंग एन अरेस्ट अंडर दिस सेक्शन शैल सेंड the court making an arrest under this section shall send the person arrested to the court by which the warrant of arrest was issued। अब जिस कोर्ट ने अरेस्ट किया उस बंदे को भेज दे कि जहाँ से वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुआ था। अब 3 सिचुएशन है जिसके अंदर वो उसे नहीं भेजेगी, वो एक्सेप्शन अनलेस के बाद में बताएंगे करें, अनलेस ही शो काउज टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ द फॉर्मर कोर्ट बाय ही शुड नॉट बी सेंट टू द लेटर कोर्ट। अब फॉर्मर का मतलब होता है जो पहले आए साहब का, तो यहाँ पर जो कोर्ट असाइनी कोर्ट है जो कि उस ऑर्डर पे काम कर रहा है, फॉर्मर कोर्ट वो है। तो कह रहे हैं कि अगर तो वो गिरफ्तार बंदा फॉर्मर कोर्ट को शो काउज शो कर दे, अच्छी वैलिड रीज़न दे दे कि इसे क्यों नहीं लेटर कोर्ट को सेंड करना चाहिए, देन वो उसे सेंड नहीं करेगी। और दूसरी रीज़न जब उसे सेंड नहीं करती, ही फर्निश सफिशिएंट सिक्योरिटी फॉर इज अपेयरेंस, अगर वो मचल के जमा करवा दे, सिक्योरिटी जमा करवा दे कि मुझे ना इसके सामने पेश किया जाए, तो अब इस सिचुएशन के अंदर भी उसे नहीं पेश करेगी। या फिर जो डिक्री इसके अगेंस्ट पास हुई है ना उसे सेटिस्फाई कर दे, फॉर सेटिस्फाई एनी डिक्री दैट मे बी पास्ड अगेंस्ट हिम बाय दैट कोर्ट, जिस कोर्ट ने इसके खिलाफ डिक्री कोई पास की थी उस डिग्री को भी सेटिस्फाई कर दे जिसके लिए अरेस्ट करवाना चाह रही है। तो कह रहे हैं अगर ये 3 काम में से कोई एक काम वो कर दे, मतलब वो डिग्री को सेटिस्फाई कर दे, कोई वैलिड रीज़न दे दे कि मुझे क्यों नहीं आपको उसके पास भेजना चाहिए और लेटर कोर्ट के पास, या फिर वो ये कुछ सिक्योरिटी वगैरह जमा करवा दे, इस सिचुएशन के अंदर इन आइदर ऑफ वीच ऑफ द केस द कोर्ट मेक द अरेस्ट शैल रिलीज हिम। अब इनमें से कोई भी ऐसी तीनों में से कोई भी पॉसिबिलिटी अगर हो जाएगी ना तो कोर्ट से रिलीज़ कर देगी अरेस्ट पार्टी को। तो सेक्शन 136 भी हो गया। नेक्स्ट है सेक्शन 137 जो कि डील करता है लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट से। 3 सब सेक्शन है। अब ये बेसिकली इस चीज़ से डील कर रहा है कि जो सबऑर्डिनेट कोर्ट होती हैं, मतलब जैसे हाई कोर्ट से नीचे जो कोर्ट है हमारी सिविल कोर्ट हो गई, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गई, इन कोर्ट्स की जो ज़ुबान है वो क्या होगी। अब ज़ुबान क्या मतलब, इनकी ज़ुबान मतलब ये जो इनके दौरान प्रोसीडिंग, अब कोर्ट किस तरह कम्युनिकेट करता है, कोर्ट कम्युनिकेट करता है अपनी प्रोसीडिंग के थ्रू। जज उसके साथ वकील किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, दरख्वास्तों के थ्रू, और वो किस तरह इनके साथ कम्युनिकेट करता है, ऑर्डर्स के थ्रू। हम लोग किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, वकील जो है वो दरख्वास्त देते हैं, प्लेंट लिख कर देते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट आती है, बयान हल्फी देते हैं, तो वो किस तरह हमारे साथ कम्युनिकेट करते हैं, ऑर्डर पास करते हैं, डिक्री पास करते हैं, जजमेंट देते हैं, वो इस तरह हमारे साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये हमारी प्रोसीडिंग चल रही है, इस तरह हमारी कम्युनिकेशन चल रही होती है जजेस की और वकीलों की आपस में कोर्ट के अंदर। तो ये जो प्रोसीडिंग जितनी भी हमारी होती है ये बेसिकली एक लैंग्वेज में होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन हमेशा के लिए एक लैंग्वेज ज़रूरी है। तो वो जो हमारी ज़ुबान है लोअर कोर्ट में, जो पाकिस्तान में इस टाइम चल रही है कोर्टों में, वो लैंग्वेज है उर्दू। तो वो वही कह रहे हैं कि जो लैंग्वेज ये जो है वो डील कर रहा है सबऑर्डिनेट कोर्ट की लैंग्वेज सेक्शन। अब यहाँ पर स्पेसिफाई नहीं कर दिया कि इनकी ज़ुबान उर्दू है, लेकिन प्रैक्टिस हमें पता है कि उर्दू ही है। तो सेक्शन और हाई कोर्ट के अंदर इंग्लिश है। इधर क्या बताया हुआ है वो हम देख लेते हैं कि सेक्शन किस चीज़ के बारे से डील कर रहा है वगैरह। सेक्शन 137 लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट। 3 सब सेक्शन है। सब सेक्शन 1 द लैंग्वेज विच ऑन द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोर्ट is the language of any court subordinate to the high court shall continue to be the language of such subordinate until the provisional government otherwise direct। वो कह रहे हैं कि इस कोर्ट के इस कोर्ट के कमेंस होने के बाद जो भी हाई कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनकी जो ज़ुबान थी वही उनकी लैंग्वेज रहेगी तब तक, सिर्फ जब तक प्रोविशनल गवर्नमेंट अदरवाइज डायरेक्ट यानी कोई और डायरेक्शन ना दे दे। मतलब ज़ुबान तो हमारी इस टाइम कौन सी चल रही है, उर्दू ही है लोअर कोर्ट में। अगर तो प्रोविशनल गवर्नमेंट कह दे कि इंग्लिश है देन फिर वो हो जाएगी। प्रोविशनल गवर्नमेंट के पास पावर है टू चेंज द लैंग्वेज ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, मतलब वो डिसाइड करेगी जो सबऑर्डिनेट कोर्ट है उनकी प्रोसीडिंग किस लैंग्वेज में होगी। सबसेक्शन 2 द प्रोविशनल गवर्नमेंट में डिक्लेयर व्हाट शैल बी द लैंग्वेज ऑफ एनी सच कोर्ट एंड इन व्हिच करेक्टर एप्लीकेशन टू एंड प्रोसीजर इन सच कोर्ट शैल बी रिटन। प्रोविशनल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किसी कोर्ट की क्या जुबान होगी और उसके अंदर जो प्रोसीडिंग एप्लीकेशन इस कोर्ट के अंदर किस जुबान में लिखी जाएंगी। नेक्स्ट सबसेक्शन 3 वेयर दिस कोर्ट रिक्वायर और अलाउ एनीथिंग अदर देन अ रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस टू बी डन इन राइटिंग इन एनी सच कोर्ट सच राइटिंग शैल बी इन इंग्लिश। अब यहाँ पर अगर आप बात करें अगर ये कोर्ट रिक्वायर करता है कि कोई भी चीज़ जो है इस किसी भी कोर्ट के अंदर रिटन फॉर्म में हो तो वो रिटन राइटिंग जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। लेकिन इसकी एक्सेप्शन है, जो लाइन है कि अदर देन रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस, यानी कि ये जो रूल है कि हर चीज़ जो रिटर्न में रिक्वायर है इंग्लिश में होनी चाहिए वो एविडेंस की रिकॉर्डिंग के ऊपर भी अप्लाई नहीं होता।
बट इफ एनी पार्टी और इस प्लीडर इज acquainted विद इंग्लिश और आर ट्रांसलेशन इनटू द लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट, अगर कोई पार्टी या उसका वकील इंग्लिश से उन्हें नहीं आती, acquainted उन्हें नहीं मालूम, आती ही नहीं है, तो ये जो है ज़ुबान की ट्रांसलेशन जो है वो कोर्ट इन्हें प्रोवाइड करेगा, इनकी रिक्वेस्ट पे रीसप्लाइड उन्हें प्रोवाइड की जाएगी। एंड द कोर्ट शैल मेक सच ऑर्डर एज थिंक फिट, और जो इस ट्रांसलेशन पर जो कॉस्ट आएगी इसकी पेमेंट के हवाले से कि कितनी कॉस्ट पे करनी है, वो कोर्ट जो बेहतर लगे वो कोर्ट ऑर्डर पास करेगा। सेक्शन 138, पावर ऑफ हाई कोर्ट टू रिक्वायर एविडेंस टू बी रिकॉर्डेड इन इंग्लिश। इसके टोटल 2 सब सेक्शन है। सो क्या कहते हैं, ये कहते हैं सबसेक्शन 1, द हाई कोर्ट मे बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट डायरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू एनी जज स्पेसिफाइड इन द नोटिफिकेशन फॉलोइंग अंडर डिस्क्रिप्शन सेट forth therein that evidence in the case in which an appeal is allowed shall be taken down by him in English language and in a manner prescribed। तो कहते हैं हाई कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एक नोटिस के थ्रू, एक सरकारी गैजेट में, ऑफिशियल गैजेट में एक नोटिस के थ्रू डायरेक्शन दे सकती है, जिसमें वो एक स्पेसिफाई, उस नोटिस में एक जज का नाम स्पेसिफाई कर सकती है, या कोई डिस्क्रिप्शन लिख सकती है कि फ़लाँ फ़लाँ एलिजिबिलिटी वाला जो जज है या फ़लाँ फ़लाँ कोर्ट जो है उसके अंदर जो है, या उस जज ने या उस कोर्ट ने या ये जो एलिजिबिलिटी पूरी कर रहे हैं उन जजेस ने, यानी जो इस डिस्क्रिप्शन में आ रहे हैं उन जजेस, उन कोर्ट ने एविडेंस जिसके उन केसेस के अंदर एविडेंस जिन केसेस के अंदर अपील की जा सकती है, वो उन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही अपनी प्रोसीडिंग करनी है, मतलब उन केसेस की प्रोसीडिंग इंग्लिश लैंग्वेज में राइट डाउन होगी और उस तरीका कार है जो वो बता देगी। अब बेसिकली हाई कोर्ट ऐसा क्यों कर रही है और उसे डिस्क्रिशनरी पावर क्यों दी गई है, क्योंकि आप देखें कि जब लोअर कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील होती है तो वो सुपीरियर कोर्ट के अंदर होती है, यानी कि हाई कोर्ट के पास ही आएगी। इसी तरह रेफरेंस हाई कोर्ट को चाहता है, सॉरी यहाँ पर लफ्ज़ ही अपील का लिखा हो इसलिए रेफरेंस रिव्यू उनको रहने दें, अगर अपील जो है वो आनी सुपीरियर कोर्ट के पास है, हाई कोर्ट में ही है, तो वो इसीलिए वो कह रही होती है कि भाई देखो हमारी लैंग्वेज भी इंग्लिश ही है, आसानी के लिए ज़रूरी है कि आप प्रोसीडिंग इंग्लिश में ही रखें, वो अपनी आसानी के लिए करना चाह रही होती है, इसलिए उसको डिस्क्रिशनरी पावर ऐसी दे दी गई है। अब इसलिए देखा जाए तो ये जो डिस्क्रिशनरी पावर हाई कोर्ट को दी गई है, इसने उन केसेस के अंदर एक्सरसाइज करेगी जिन केसेस के अंदर अपील हो सकती है, उन केसेस के अंदर ये बेसिकली अपने लोअर कोर्ट के जजेस से कहेगी कि आप ना एविडेंस इंग्लिश में रिकॉर्ड करो, कह सकती है। सबसेक्शन 2, वेयर अ जज इज प्रिवेंटेड बाय एनी सफिशिएंट रीजन फ्रॉम कंप्लाइंग विद द डायरेक्शन अंडर सबसेक्शन 1, लेकिन अगर जज के पास भी कोई सफिशिएंट काउज हो जिसकी वजह से जो उसे डायरेक्शन मिली हुई है वो उसके ऊपर पूरा नहीं हो सकता, मिसाल के तौर पर जैसे सेक्शन 137 का ही काउज देख लें कि जिसमें अगर उसके प्लीडर्स को और जो पार्टीज़ हैं उन्हें इंग्लिश आती ही नहीं है, तो उनके साथ तो इंसाफ का तकाजा नहीं होगा, ये एविडेंस अपना इंग्लिश में उनसे रिकॉर्ड करने के लिए गए, वो अपना मैटर सही से ना एक्सप्लेन कर पाएंगे क्योंकि उन्हें इंग्लिश आती नहीं, तो अब इस सिचुएशन के अंदर वो अपने सफिशिएंट काउज रिकॉर्ड करेगा कि मैं क्यों इस डायरेक्शन पर अमल दरामद नहीं पा रहा, एंड रीज़न भी रिकॉर्ड करेगा और एविडेंस लेगा रिटन फॉर्म में, इसकी डिक्टेशन के ऊपर जो है वो ओपन कोर्ट में जो है एविडेंस राइट डाउन किए जाएंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 139, ओथ ऑन एफिडेविट बाय whom टू बी एडमिनिस्ट्रेटेड। अब सेक्शन 139 बेसिकली कह रहा है कि हलफनामा कौन लेगा, यानी हलफनामे को अटेस्टेड कौन करेगा, कौन लेगा। वो कह रहे हैं इन द केस ऑफ एनी एफिडेविट अंडर दिस कोड, मतलब इस कोड के अंदर कोई भी आपने हलफनामा बयान हल्फी जो जमा कराना है, एनी कोर्ट और मजिस्ट्रेट और एनी ऑफिसर अदर पर्सन होम अ कोर्ट में अपॉइंट इन दिस बिहाफ, मतलब ये हलफनामे जो है वो पार्टी से डेपोनेंट से जो बंदा हलफनामा जमा करवा रहा होता है ना, एफिडेविट बयान हल्फी जमा करवा रहा होता है, उसे कानून में वैसे डेपोनेंट कहते हैं। तो कह रहे हैं कि कोई कोर्ट और मजिस्ट्रेट ले सकता है इससे, कोई भी ऑफिसर ले सकता है, या कोई भी ऐसा पर्सन जिसे हाई कोर्ट जो है वो इस बारे में अपॉइंट करेगी, एंड एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय एनी कोर्ट विच द प्रोविशनल गवर्नमेंट हैज़ जनरली स्पेशली एम्पावर इन दिस बिहाफ। और इसके अलावा कोई भी ऐसा कोर्ट जिसे प्रोविशनल गवर्नमेंट ने इस हवाले से स्पेसिफिकली जनरली एम्पावर किया गया है और उस कोर्ट की तरफ से वो ऑफिसर अपॉइंट होता है, तो वो बंदा भी जो है वो बी एडमिनिस्ट्रेटर और टू द डेपोनेंट, मतलब वो उससे बयान हल्फी ले सकता है उस डेपोनेंट से, उसका टेस्ट ये लोग, यानी जो ABC क्लाउज में जो बंदे बताए हुए हैं ना, ये लोग अटेस्ट कर सकते हैं बयान हल्फी को और उसके बाद टेस्ट करने के बाद उसे डेपोनेंट से ले सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 140 जो कि डील करता है, सेक्शन 140 जो कि डील करता है असेसर्स इन काउज ऑफ स्वेक्स एक्स्ट्रा। वो कह रहे हैं अगर स्वेक्स ये है कि अगर कोई छोटी कश्तियों को जो समंदर में नुकसान वगैरह हो जाता है ना, और असेसर मतलब तजिया एनालाइज करना, काउजेस मतलब लेटर में वर्ड है यानी कि केसेस वगैरह, मतलब इस तरह के केसेस के अंदर कौन जायज़ा लेगा, इसका एक तरह से देखा जाए तो इसका लिटरल मीनिंग तो ये निकलता है। इस सेक्शन में बताया क्या जा रहा है, सेक्शन 1 सब सेक्शन 2, 2 सब सेक्शन है इसके। सब सेक्शन 1, इन एनी एडमिरलिटी और वाइस एडमिरलिटी काउज ऑफ स्लेवेज टॉवेज और कोलिशन,
वो ये कह रहे हैं कि भई एडमिरल्टी का मतलब ये है कि जो समुद्री इलाका होता है ना, जो समंदर में समुद्री पोर्शन है या उसके नियर साइड पे, वो कह रहे हैं उस जगह के ऊपर अगर कोई ये सैल्वेज टावर और कोलिजन का मामला हो गया है। सैल्वेज मतलब ये है कि कोई छोटी कश्तियों का नुकसान हो गया है, छोटी शिप्स वगैरह का। ये मसलन ये जैसे हम गाड़ी किसी गलत जगह पे पार्क करते हैं तो वो टो हो जाती है, कंप्लेंट जब होती है तो वो उठा ली जाती है कि गलत जगह पे पार्क हो गई। इसी तरह अगर कोई समुद्री इलाकों में कोस्टल एरिया में जहाँ पर नहीं उसको रोकना चाहिए था और वहाँ वो चली जाती है और कोई कश्ती जो है वो शिप जो है वो टो हो जाती है, या फिर आपस में उनकी टक्कर हो गई है तो कोलिजन का मामला हो गया। तो अब इस मैटर में जो है वो नुकसान हुआ है, यानी कि इन द टेरिटरी ऑफ सी कोई इस तरह का जो है कोई मैटर आ गया है, तो अब जो कोर्ट वेदर इट टू बी एक्सरसाइजिंग इट्स ओरिजिनल और एपेलेट जुरिसडिक्शन, तो कोर्ट जो कि अपनी ओरिजिनल और एपेलेट जुरिसडिक्शन को एक्सरसाइज करते हुए, अब यहाँ पर जिस कोर्ट के पास ये ओरिजिनल एपेलेट जुरिसडिक्शन होगी, इस जुरिसडिक्शन के लिए बेसिकली ख़ास वर्ड लॉ में यूज़ होता है, वो है एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन, यानी जो समुद्री इलाकों से रिलेटेड जिस कोर्ट के पास जुरिसडिक्शन होती है ना, वो जुरिसडिक्शन जो है वो एडमिरल्टी जुरिसडिक्शन कहलाती है। वगैरह अगर वो बेहतर समझती है और किसी भी पार्टी की रिक्वेस्ट के ऊपर वो क्या करेगी, वो अपनी असिस्टेंस का समन जारी करेगी। किसको समन जारी करेगी? अब यहाँ पर जो कोमा वाली लाइन है इसको एक दफ़ा आप स्किप कर दें, इधर से करें कह रहे हैं एंड सच असेस टू कॉम्पिटेंट असेसर्स को, अपनी असिस्टेंस के लिए समन जारी करेगी 2 कॉम्पिटेंट असेसर्स को। ये असेसर जो है अटेंड करेंगे इस समन को, वे आएँगे कोर्ट के बुलाने पर उसे असिस्ट करेंगे। और किस तरह इसने समन जारी करना है इसमें कि इन सच मैनर एज़ मे डायरेक्ट और मे प्रिस्क्राइब, जो तरीक़ाकार बताया उसके तहत। सबसेक्शन 2 एवरी सच असेसर शैल रिसीव सच फी फॉर हिज़ अटेंडेंस। अब जब ये आएँगे तो हर असेसर को इनकी अटेंडेंस के लिए बाकायदा फ़ीस वग़ैरह मिलेगी। टू बी पेड बाय सच ऑफ द पार्टीज़ एज़ द कोर्ट में डायरेक्ट और एज़ में प्रिस्क्राइब, और ये फ़ीस उन्हें उन लोगों ने पे करनी है, उन पार्टीज़ ने पे करनी है जिन्हें कोर्ट डायरेक्शन देगा या कोर्ट बताएगा किसने पे करनी है। मतलब इन्हें फ़ीस वग़ैरह मिलेगी अपनी इन सर्विसेज़ के लिए। नेक्स्ट आप लोग के पास आ जाता है सेक्शन 41 पंजाब अमेंडमेंट। कह रहे हैं सेक्शन 41 के लिए जो है वो फॉलोइंग शैल बी सब्स्टिट्यूटेड, यानी जो सेक्शन 141 जो सेक्शन पहले फेडरल में था सीपीसी में, पंजाब में उसके लिए ये नया सेक्शन जो है वो उसकी जगह पर आ गया है, वो इसकी जगह पर सब्स्टिट्यूट हो गया है। तो सेक्शन 141 क्या कहता है? अगर प्रोसीडिंग रिगार्डिंग इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन, इंटरलोकेटरी मतलब दरमियानी, मतलब कि कोर्ट की फाइनल केस का डिसीजन आने से पहले जो उस दौरान जो है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन दी जाती हैं, कोर्ट में सबमिट की जाती हैं, उनके हवाले से क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, सेक्शन 141 इस चीज़ से डील करता है। सेक्शन 141 जो है वो इस चीज़ से डील करता है। सो सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 दो सबसेक्शन से डील करते हैं। सबसेक्शन 1 ये कहता है द कोर्ट हेयरिंग अ सूट शैल कंकरेंटली हेयर द इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन। द कोर्ट हेयरिंग अ सूट shall concurrently hear the interlocutory application filed in the suit according to the such timeline such manner as may prescribe। वो कह रहे हैं जो कोर्ट जो है जो कि केस को सुन रहा है उससे रेलेवेंट जो कोई इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन भी भेजी जा रही है उसके साथ ही वो कंक्यूरेटली उनको भी सुनेगा, मतलब दोनों को एक साथ ही सुनेगा उसी टाइम उस टाइम लाइन में उस तरीकाकार में जो बताया जो लॉ में बताएगा, मतलब जो टाइम लिमिट सूट की है उसी टाइम लिमिट में इसने सुनना है। आखिरकार लॉजिक इसके पीछे है तो ये उसी चीज़ से रेलेवेंट, जब ये सूट से इरेलेवेंट है ही नहीं तो इसके लिए एक अलग टाइमलाइन सेट करने की क्या ज़रूरत है, लिहाजा इसे इसी टाइमलाइन में ही सुना जाएगा। सबसेक्शन 2 द फाइलिंग ऑफ एनी एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1। अब जो सबसेक्शन 1 के तहत जो एप्लीकेशन भेजी जा रही है उसमें इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन में कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है, कौन सी चीज़ शामिल है, वो बता रहे हैं इंक्लूडिंग एन एप्लीकेशन फॉर रिजेक्शन ऑफ क्लेम और डिसमिसल ऑफ सूट। मतलब जो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत दरख्वास्त दी जाती है कि इस क्लेम को रिजेक्ट किया जाए, वो दरख्वास्त जो है इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन कंसीडर की जाएगी। इसी तरह दावे को बर्खास्त करने की जो दरख्वास्त दी जाती है वो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन की जाएगी। एंड शैल बी ऑफ नो ग्राउंड टू हाल्ट द प्रोसीडिंग इन द सूट। और ये जो इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन है नेक्स्ट आगे इसका बताया जा रहा है सेक्शन में, इसके कंसिक्वेंस क्या होंगे। वो कह रहे हैं कि ये बेसिकली इसको ये हर किसी नहीं ये ग्राउंड बनाया जा सकता है इंटरलोकेटरी प्रोसीडिंग को सॉरी एप्लीकेशन को कि जो मेन प्रोसीडिंग ऑफ द सूट है उसको रोक रहा है, और ना ही ये डिस्पेंस विद और वेव द रिक्वायरमेंट ऑफ फाइलिंग अ रिटन स्टेटमेंट विद इन अ टाइम लाइन इज प्रोवाइडेड इन दिस कोड। और ना ही ये इस चीज़ का ग्राउंड बनाया जा सकता है कि भाई अब चूँकि ये सुनी जा रही हैं तो ये आपको वेव कर रही हैं, इस रिक्वायरमेंट से आपको आज़ाद कर रही हैं कि अब आपको जो टाइम लिमिट कानून में बताई गई है रिटन स्टेटमेंट जमा करवाने की, उस टाइम लिमिट में आपको रिटन स्टेटमेंट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। मतलब इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन आ गई है और जो डिफेंडेड है वो कहीं भाई अब कोर्ट पहले से डिसाइड कर ले, इसका मतलब ये कि मुझे 30 दिन के अंदर रिटन स्टेटमेंट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। कहना इसका हरगिज़ मतलब नहीं कि इंटरलोकेटरी एप्लीकेशन जमा हुई है तो आप जो है वो इसका प्रोसीडिंग की जो
मेन एक्टिविटी है उस पर फ़र्क पड़ेगा, और जो डिफेंडेड है उसे रिटन स्टेटमेंट जमा करवाने की ज़रूरत नहीं है। वो उसी टाइम लिमिट में जो कोर्ट में उसे बताई हुई 30 दिन के अंदर उसे जमा करवानी होती है। प्लेन के जमा होने के बाद उसने जमा करवानी, सॉरी, इसकी फर्स्ट अपीयरेंस के बाद उसने वो जमा करानी होती है रिटन स्टेटमेंट। तो ये सेक्शन 141 था। नेक्स्ट है सेक्शन 142, जो कि कहता है ऑर्डर एंड नोटिस टू बी इन राइटिंग। यानी नाम से ज़ाहिर हो रहा है, टाइटल से ज़ाहिर हो रहा है कि जो ऑर्डर और नोटिस इस कोर्ट के अंदर पास करेगी कोर्ट, वो रिटन फॉर्म में होंगे। ऑल ऑर्डर एंड नोटिस सर्व्ड ऑन और गिवन टू एनी पर्सन अंडर द प्रोविजन कोर्ट शैल बी राइटिंग। कह रहे हैं तमाम ऑर्डर और तमाम नोटिस जो कि इस कोर्ट की प्रोविजन के तहत पार्टीज़ को, पर्सन को दिए जाएंगे, भेजे जाएंगे, सर्व किए जाएंगे, उन्हें दिए जाएंगे, वो रिटन फॉर्म में होंगे। अब अगर आप याद करें, हम लोगों ने जब डेफिनेशन क्लास के अंदर ऑर्डर की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसके साथ लिखा हुआ था फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ द डिसीजन ऑफ एनी कोर्ट विच इज़ नॉट अ डिक्री दैट रेफर्ड एज ऑर्डर। वो ऑर्डर कहलाता है। इसका मतलब ये कि ऑर्डर के लिए फॉर्मल एक्सप्रेशन होना ज़रूरी है। यानी फॉर्मल मतलब ये कि उसे साइन होना चाहिए, सील होना चाहिए, रिटन होना चाहिए। उस डेफिनेशन से पता चल रहा था कि ऑर्डर जो है फॉर्मल एक्सप्रेशन, इसका मतलब रिटन फॉर्म में होता है। तो सेक्शन 142 ने इसे मज़ीद क्लियरिफाई कर दिया कि जो भी ऑर्डर्स जो है सर्व किए जाएंगे कोर्ट की प्रोविजन के तहत, वो रिटन होने चाहिए, प्लस नोटिस भी। सेक्शन 143 पोस्टेज। Postage were chargeable on a notice, summon, or letter issued under this code and forwarded by a post, and the fee for the registering the same shall be paid within a time to be fixed before the communication is made। वो कह रहे हैं जो नोटिस, समन और लेटर इस कोड की प्रोविजन के तहत पोस्ट के थ्रू भेजे जा रहे हैं, उनकी पोस्टेज के लिए, मतलब उन्हें पोस्ट करने के लिए और उनकी रजिस्ट्रेशन के लिए कोई फ़ीस रिक्वायर है इन नोटिस, समन और लेटर की, तो वो कम्युनिकेशन से पहले, मतलब उनके भेजने से पहले ही पे की जाएगी। उस टाइम लिमिट, फिक्स टाइम लिमिट में, मतलब जो उनके भेजने से पहले जो टाइम लिमिट फिक्स है उसमें पे की जाएगी। शैल है, मतलब लाजमी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट जनरल रूल की एक्सेप्शन है, प्रोवाइडेड दैट द प्रोविंशियल गवर्नमेंट में रिमिट सच पोस्टेज और फी और बोथ। अब प्रोविंशियल गवर्नमेंट चाहे तो वो छोड़ सकती है कि वो पोस्टेज फीस ना ले और उसकी रजिस्ट्रेशन की फ़ीस ना ले, या दोनों ही ना ले। और फिर अगर वो छोड़ती है तो फिर वो क्या करेगी, प्रिस्क्राइब अ स्केल ऑफ कोर्ट फी टू बी लेविड इन ल्यू देयर ऑफ। अब इस सिचुएशन में वो ये करेगी कि भाई मैं आपसे पोस्टेज फ़ी और रजिस्ट्रेशन की फ़ीस नहीं ले रही, तो इसके बदले में मैं आपसे कोर्ट फ़ी लूँगी इनकी जगह पे, और वो एक स्केल बता देगी कि अब आपने कोर्ट फ़ी कितनी जमा करानी है इस समन लेटर और नोटिस के हवाले से। ठीक है। नेक्स्ट है सेक्शन 144, जो कि कहता है एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन। अब इस सेक्शन को डिस्कस करने से पहले ज़रूरी है हम इसका एक दफ़ा कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, और फिर उसके बाद हम इसको बेरेक्ट से रीड करेंगे। तो कॉन्सेप्ट इसका ये है कि अगर इसमें ये होता है, ये दरख्वास्त बेसिकली इस तरह इसलिए दी जाती है कि जब ट्रायल कोर्ट का कोई डिसीजन आ जाए, और वही डिसीजन जो है वो अगर एपेलेट स्टेज के ऊपर रिवर्ट हो जाए, तो अब यानी चेंज हो जाए, रिवर्स हो जाए, और उस रिवीजन के नतीजे में एपेलेट स्टेज पे जिस पार्टी को फ़ायदा होता है, जो कि उसे ट्रायल स्टेज पर फ़ैसला नहीं हुआ था, सॉरी, फ़ायदा नहीं हुआ था, लेकिन एपेलेट स्टेज पे ट्रायल कोर्ट का फ़ैसला रिवर्ट होने की वजह से इसे फ़ायदा हो गया, तो वो पार्टी जो कि एपेलेट स्टेज पे बेनिफिशरी होती है ऑफ द डिसीजन ऑफ द कोर्ट, वो क्या करती है, वो बेसिकली दरख्वास्त देती है इसी कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस को एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन की, कि अब आप अपने के फ़ैसले को रेस्टिट्यूट कर दें, और जो बेनिफिट मेरा बनता है वो मुझे दिया जाए इस रेस्टिट्यूशन के बदले में। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो स्टार्ट करते सबसेक्शन 1, वेयर एंड सो फॉर ऐसा डिक्री इज वेरिड और रिवर्स वगैरह। जैसे ही डिक्री चेंज हो गई, वेरिड हो गई, रिवर्स हो गई, मतलब पहले कुछ और थी, अब वो, मतलब पहले डिक्री होल्डर जजमेंट लेटर कोई जो पार्टी से, वो जब रिवर्स हो गई तो जजमेंट लेटर जो है वो डिक्री होल्डर बन गया, और डिक्री होल्डर जजमेंट लेटर बन गया। रिवर्स हो गया ना, जब एक डिक्री रिवर्स हो जाती है, वेरिड हो जाती है, द कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस शेल ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी इंटाइटल टू एनी बेनिफिट बाय वे ऑफ रेस्टिट्यूशन अदरवाइज। तो फिर जो फर्स्ट इंस्टांस कोर्ट है, यानी जो ट्रायल कोर्ट है, वो उस पार्टी की दरख्वास्त पर जो कि अब इस रेस्टिट्यूशन या इसके अलावा अगर केस रिवर्ट हुआ है उसके नतीजे में किसी बेनिफिट की इंटाइटल है, उसकी दरख्वास्त पर क्या करेगी, ये रेस्टिट्यूशन कर देगी। काउ सच रेस्टिट्यूशन टू बी मेड एज वेल, यानी वो रेस्टिट्यूशन कर देगी, सो फॉर एज मे बी प्लेस द पार्टीज इन द पोजीशन विच दे वुड हैव ऑक्युपाइड। इस पोजीशन में, यानी उसे रेस्टिट्यूट कर देगी, रिवर्ट कर देगी अपने फैसले को, ताकि पार्टीज उसी पोजीशन में आ जाएं जिसमें उन्हें होना चाहिए था। बट फॉर सच डिक्री और सच पार्ट देयर ऑफ एज हैज़ बीन वर्ड और रिवर्स। मतलब अब जो ये डिक्री का कुछ हिस्सा या पूरी रिवर्स हो गई है, तो वो कह रहे हैं जिस उस हवाले से जिस पोजीशन में होना चाहिए था इसमें उन्हें कर देगी। एंड फॉर दिस पर्पज़ द कोर्ट में मेक एनी ऑर्डर
अब जब वो रेस्टिट्यूट करती है, तो अब रेस्टिट्यूशन के हवाले से वो जो इस पार्टी का जो बेनिफिट हुआ है रेस्टिट्यूशन में, उसके हवाले से वगैरह कोर्ट किस-किस तरह का कोई ऑर्डर पास कर सकती है। मतलब कोर्ट जो है वो ऑर्डर पास कर सकती है रिफंड ऑफ कॉस्ट का, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट का, डैमेजेस का, कंपनसेशन पे करने का, मीन प्रॉफिट पे करने का, जो कि इस वेरिएशन और रिवर्सल के नतीजे में हो सकते हैं। यानी कि आप ये फ़र्ज़ कर लें कि पहले एक पार्टी ए और बी के दरमियान केस चला, जिसमें ए डिक्री होल्डर करार पाया और बी जो है जजमेंट डेटर करार पाया, और बी को कोर्ट ने डिक्री किया कि आपने 50,000 रुपए ए को पे करने हैं। उसने 50,000 रुपए पे कर दिए। अब उसने कहा, क्योंकि उसने एग्जीक्यूशन की भी डिमांड कर ली थी, इसलिए उसने पे कर दिए। यानी डिक्री होल्डर ने एग्जीक्यूशन की डिमांड की थी, उसने पे कर दिए। लेकिन उसने अपील की, और अपील के स्टेज पर उसने डिमांड की कि भई ये गलत फ़ैसला हुआ है, इसको रेस्टिट्यूट किया जाए। अब जब अपीलेट स्टेज पे उसके फ़ेवर में फ़ैसला आ जाता है बी के, तो अब ये कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस में एप्लीकेशन ऑफ रेस्टिट्यूशन देगा कि अब आप अपने फ़ैसले को रिवर्स करें। अब जब कोर्ट इस अपने फ़ैसले को रिवर्स करेगी, अब बी जो है वो डिक्री होल्डर बनेगा, तो अब कोर्ट जो है वो इसे कंपनसेशन का ऑर्डर पास कर सकती है, इसे 50,000 तो दिलवाएगी, इसके साथ-साथ उसे जो ये फ़ैसले के नतीजे में उसे नुकसान हुआ है, उसके लिए कंपनसेशन डैमेजेस पे करने का भी कह सकती है, कोई इंटरेस्ट बनता है तो वो भी पे करने का कह सकती है। वो कह रहे हैं कि इस रिवर्स के नतीजे में जो ऑर्डर इसके नतीजे में पास होने की पॉसिबिलिटी है, वो ये मीन प्रॉफिट, डैमेज, कंपनसेशन, इंटरेस्ट का, तो ये भी और कोर्ट जो है वो ऑर्डर कर सकती है। अब ये आई होप ये पॉइंट समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट है सबसेक्शन 2 कह रहे हैं, नो सूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड फॉर द पर्पस ऑफ ऑब्टेनिंग एनी रेस्टिट्यूशन अदर रिलीफ व्हिच कुड बी ऑब्टेन्ड बाय एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1। वो कह रहे हैं कि ये जो कोई रिलीफ आपको मिल सकता है ना, या जो रेस्टिट्यूशन आपको मिल सकती है इस सेक्शन 144 की दरख्वास्त के थ्रू, एप्लीकेशन फॉर रेस्टिट्यूशन के थ्रू, तो वो उसी तरह लेना है आपने, उसके लिए कोई अलग से दावा दायर नहीं किया जाएगा। अब ये तो सेक्शन 144 का मैंने थोड़ा-सा कॉन्सेप्ट भी क्लियर किया और उसको बेरक से भी रीड किया, लेकिन इसको थोड़ा प्रैक्टिकल वे के लिहाज से भी थोड़ा क्लियर करते हैं, ताकि ये सेक्शन सही से क्लियर हो जाए। प्रैक्टिकल लेवल में मिसाल से समझते हैं कि जैसे कि एक केस होता है ना, पार्टी ने तो को उसमें जब कोर्ट डिसीजन देती है, तो डिसीजन के अंदर एक पार्टी के फ़ेवर में होता है, एक पार्टी के अगेंस्ट में होता है। जिस पार्टी के फ़ेवर में होता है वो डिक्री होल्डर होती है, और जिस पार्टी के अगेंस्ट होता है वो जजमेंट डेटर होती है। अब जब ये केस के कोर्ट जो है कोई मैटर डिसाइड कर देती है, डिक्री कर देती है, तो अब डिक्री के बाद होता क्या है कि जो पार्टी एग्रीव्ड होती है उसके पास अपील का राइट होता है, क्योंकि अभी ये केस फाइनली तौर पर डिस्पोज ऑफ नहीं किया हुआ। अपील भी जो है वो बेसिकली इस प्रोसीडिंग का कंटिन्यू पोर्शन है, अभी प्रोसीडिंग चल रही है, वो उसके बाद का ही पोर्शन है। लेकिन जो डिक्री होल्डर है वो कोर्ट पे प्रेशर डालता है कि नहीं, आप ये डिक्री, इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने की ज़रूरी है कि आप ये डिक्री को एग्जीक्यूट करवा दें, और वो कोर्ट में एग्जीक्यूशन की दरख्वास्त दे देता है। यानी आप ये समझ लें कि एक साइड पे इसने, जिस कोर्ट ने डिक्री पास की, बेसिकली उसी कोर्ट ने ही डिक्री एग्जीक्यूट भी करवानी होती है। ये सेक्शन 37 ऑफ सीपीसी कहता है। तो वो उसी कोर्ट के अंदर, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस के अंदर ही डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने की दरख्वास्त दे देता है। दूसरी साइड पे जो जजमेंट डेटर है उसने इसके खिलाफ अपील की हुई है। तो असूलन तो जो बंदा अपील कर रहा है ना, उससे ही ये उसके पास ही उसे ही चाहिए कि वो कोर्ट में एक तो अपील करे, साथ में कोर्ट से ये दरख्वास्त भी दे कि आप जो है वो इसकी डिक्री की एग्जीक्यूशन को रोक दें, जब तक जो है अपील का फ़ैसला डिसाइड हो जाता। क्योंकि अपील जो है वो अभी प्रोसीडिंग चल रही है, उसका कंटिन्यूअस पार्ट ही है। ये प्रोसीडिंग अभी एंड नहीं हुई। तो होता क्या है कि ऊपर से नीचे से ट्रायल कोर्ट में उसने प्रेशर डाला हुआ है डिक्री होल्डर ने कि नहीं, आप इसको एग्जीक्यूट करवाएं। तो कोर्ट ने डिक्री एग्जीक्यूट करा दी, और उसकी दरख्वास्त को जो है वो मंजूर नहीं किया जजमेंट डेटर के। अब फिर भी अपील चलती रही, और इन शॉर्ट जो है वो फाइनली एपेलेट स्टेज के ऊपर जो जजमेंट डेटर है उसके फेवर में फ़ैसला आ जाता है। अब कोर्ट जो है वो कहती है कि ये एग्रीव था, और वाकई केस का, ट्रायल कोर्ट का डिसीजन ठीक नहीं था। तो अब इस सिचुएशन में, अब जो कि एपेलेट स्टेज पे इसके फेवर में फ़ैसला आया है, इसका मतलब केस का डिसीजन रिवर्ट होगा। तो ये सेक्शन 144 के तहत ट्रायल कोर्ट में रेस्टिट्यूशन की दरख्वास्त देगा कि अब जो कि ये मेरे पास एपेलेट स्टेज पे फ़ैसला मेरे फेवर में आया है, तो जो आपने डिक्री एग्जीक्यूट करवाई है, जिसमें मेरे अगेंस्ट एग्जीक्यूशन बनती नहीं थी, अब आप इसे रिवर्स करें। तो कोर्ट जो है वो क्या करेगी, कोर्ट ऑफ फर्स्ट इंस्टांस यानी ट्रायल कोर्ट इस वो सेक्शन 144 के तहत इसको रेस्टिट्यूट करेगी। अब जो कि डिक्री एग्जीक्यूशन में अगर इसने कोई पैसे दे दिए होंगे डिक्री होल्डर को, तो वो भी डिक्री होल्डर से कहेगी इसे पे करें। और इसी तरह अब ज़ाहिर सी बात है, अब वो एपेलेट स्टेज पे गया, उसका नुकसान हुआ, उसे लेंथी प्रोसीडिंग कोर्ट की झेलनी पड़ी, तो उसे कंपनसेशन और डैमेजेस पे करने भी कर दिलवा सकती है।
उस पर्सन से जो कि पहले डिक्री होल्डर था लेकिन अब जजमेंट डेटर है। नेक्स्ट है सेक्शन 145, इन्फोर्समेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 145, इन्फोर्समेंट ऑफ लाइबिलिटी ऑफ श्योरिटी। मतलब कि श्योरिटी के अगेंस्ट लाइबिलिटी को इन्फोर्स कराया जाएगा। अब इस सेक्शन को पढ़ने से पहले ज़रूरी है हमें पता हो कि श्योरिटी क्या होता है। श्योरिटी बेसिकली वो पर्सन होता है जो कि गारंटी देता है, श्योरिटी देता है किसी फंक्शन को, किसी एक्शन को परफॉर्म करने के हवाले से इन केस ऑफ नॉन कंपाइलेंस ऑफ दैट सेम फंक्शन एंड एक्शन बाय प्रिंसिपल डेटर। यानी कि वो आप कह सकते हो कि ऐसा पर्सन जो कि ज़मानत दे कि फ़लाँ काम मैं करूँगा अगर तो जिस पर्सन पर इस एक्शन को करने की प्राइमरी लायबिलिटी है, यानी वो पर्सन जिस पर प्राइमरी लायबिलिटी होती है उसे कानूनी ज़बान में प्रिंसिपल डेटर कहते हैं, अगर उसने वो फंक्शन परफॉर्म ना किया तो। अब कानून कहता है कि बेसिकली कोई एक्शन है ना तो उस पर पहली प्राइमरी लायबिलिटी उस काम को करने के हवाले से प्रिंसिपल डेटर की होती है, और अगर वो काम ना करे तो उसको हवाले से जिस बंदे ने ज़मानत दी होती है, वो श्योरिटी गारंटी आपसे कह सकते हैं, उस पर्सन पर फिर सेकेंडरी लायबिलिटी होती है। अगर तो प्रिंसिपल डेटर वो फंक्शन परफॉर्म ना करे तो जिसके लिए श्योरिटी ने ज़मानत दी है। तो सेक्शन 145 भी क्या कहता है, कह रहे हैं कि वेयर एनी पर्सन हैज़ बिकम लाइबल एज अ श्योरिटी, अगर कोई पर्सन ऐसा जामन ऐसा श्योरिटी लाइबल बना हुआ है किस चीज़ के हवाले से, कि फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी डिक्री और एनी पार्ट देयर ऑफ, कि वो किसी डिक्री को या उसके किसी हिस्से को परफॉर्म करेगा, या कोई ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री, मतलब डिक्री की एग्जीक्यूशन के नतीजे में कोई प्रॉपर्टी उसके पास है, उसने ज़मानत ली हुई है कि भाई मैं इस प्रॉपर्टी को रेस्टिट्यूट करूँगा, मतलब वापस करूँगा, and for the payment of any money or for the fulfillment of any condition imposed on any person under an order of the court in any suit or in any proceeding consequent thereto। मतलब आप ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट का कोई ऑर्डर है या किसी सूट या किसी प्रोसीडिंग से रिलेटेड कोई मामला है, कोई ऑर्डर है, उसके अंदर अ, कोई कंडीशन लगी हुई है कि इसको इसने कहा है कि भाई ये मैं कंडीशन पूरी करूँगा या मैं पैसे पे करूँगा, तो मतलब कोर्ट के किसी ऑर्डर, वो ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई पर्सन ने ये गारंटी दी हुई है ना कि मैं कोई डिक्री या उसका कोई पार्ट परफॉर्म मैं करूँगा, या एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री के मतलब जो उसने पास प्रॉपर्टी आई हुई है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री हो सकता है कोई प्रॉपर्टी उसके पास ऐसा ज़ामन रखवाई हुई हो और उसने ये श्योरिटी ज़मानत दी हो कि ये प्रॉपर्टी मैं वापस करूँगा, या फिर उसने ये ज़मानत दी उस हवाले से कि मैं कोई पैसे पे करूँगा, या फिर किसी कोर्ट के किसी ऑर्डर या किसी सूट और प्रोसीडिंग उससे रेलेवेंट मैटर में कोर्ट का कोई ऑर्डर आया है और उसके अंदर कोई कंडीशन इस पर इम्पोज़ है कि भई उसने कहा कि वो कंडीशन मैं पूरी करूँगा। तो इन चीज़ों के हवाले से ये डिक्री और ऑर्डर जो है वो इसके अगेंस्ट एग्जीक्यूट करवाई जा सकती है। सिर्फ़ टू द एक्सटेंट टू व्हिच ही हैज़ रेंडर्ड हिमसेल्फ पर्सनली लायबल, सिर्फ़ इस हद तक जिस हद तक उसने अपने आप को पर्सनली ज़ामन बनाया हुआ है, ज़मानत दी हुई है जिन चीज़ के हवाले से। इन अ मैनर हियर एंड प्रोवाइडेड फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ डिक्री, इसी तरीका कार के तहत डिक्री को इसके अगेंस्ट भी एग्जीक्यूट करवाया जाएगा जो कि डिक्री एग्जीक्यूशन के हवाले से बताया गया है। और ये पर्सन जो है वो अगर अपील हो जाती है एनी मैटर के हवाले से तो सेक्शन 47 के तहत ये पर्सन पार्टी ऑफ द सूट भी कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट प्रोवाइज़ो ये कहता है कि अगर कोर्ट बेहतर समझती है इन केसेस के अंदर इसको नोटिस देना श्योरिटी को, तो कोर्ट जो है वो इन केसेस के अंदर इन ईच केस जो डिस्कस किए गए जिनके बारे में ज़मानत दी हुई है तो उसे नोटिस वगैरह भी दे सकती है, देगी। सेक्शन 146, प्रोसीडिंग बाय और अगेंस्ट रिप्रेजेंटेटिव। अब यहाँ पर जो जनरल रूल है वो यहाँ से डिस्कस होता है, जहाँ पर ये कोमा ख़त्म हो जाता है सेकंड लाइन में वेयर से, जनरल उसका यहीं से स्टार्ट होता है। जो फर्स्ट लाइन है वो इसकी जनरल रूल की एक्सेप्शन है, इसलिए एक्सेप्शन को जनरल रूल के बाद ही पढ़ेंगे। सेक्शन 146 जनरल रूल स्टेट दैट वेयर एनी प्रोसीडिंग मे बी टेकन और एप्लीकेशन मेड बाय और अगेंस्ट एनी प्रोसीडिंग अगेंस्ट एनी पर्सन, सॉरी, वो कह रहे हैं जब कोई प्रोसीडिंग किसी बंदे के ख़िलाफ़ ली जा सकती है, इसी तरह कोई एप्लीकेशन कोई पर्सन दे सकता है या कोई दरख्वास्त उसके अगेंस्ट दी जा सकती है, देन द प्रोसीडिंग में बी टेकन और द एप्लीकेशन में बी मेड बाय और अगेंस्ट एनी पर्सन क्लेमिंग अंडर हिम, देन यही प्रोसीडिंग वो पर्सन जो इसके बिहाफ पर क्लेम कर रहा है, क्लेमिंग अंडर है उसके बिहाफ पे क्लेम कर रहा है, मतलब ये कौन सा बंदा होगा, उसका रिप्रेजेंटेटिव। तो वही पर्सन जो उसके बिहाफ पे क्लेम कर रहा है इसका रिप्रेजेंटेटिव है, वही प्रोसीडिंग इसके अगेंस्ट भी की जा सकती है, वही दरख्वास्त ये भी दे सकता है और वही दरख्वास्त इसके अगेंस्ट दी भी जा सकती है। मिसाल के तौर पर ये कहना चाह रहे हैं कि अगर इस कोर्ट के अंदर कोई बंदा दरख्वास्त दे सकता है या उसके खिलाफ दरख्वास्त दी जा सकती है, कोई लीगल प्रोसीडिंग उस पर्सन के खिलाफ ली जा सकती है, तो वही सेम प्रोसीडिंग
जो पर्सन उसके बिहाफ पे क्लेम कर सकता है वही सेम प्रोसीडिंग उस पर्सन के खिलाफ भी ली जा सकती है। वही सेम एप्लीकेशन वो बंदा भी दे सकता है, जो वो पर्सन खुद पर्सनली दे सकता है, वो उसका लीगल रिप्रेजेंटेटिव भी दे सकता है। वही सेम एप्लीकेशन जो इसके खिलाफ दी जा सकती है पर्सनली, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के खिलाफ भी दी जा सकती है। एक्सेप्शन इसकी ये है, सेव एज़ अदरवाइज़, जो फर्स्ट लाइन है इसकी, सेव एज़ अदरवाइज़ प्रोवाइडेड बाय दिस कोड और बाय एनी लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। मतलब अगर इस जनरल रूल से ऑपोजिट कोई चीज़ इस कोड में या किसी कानून में जो कि इस टाइम इन्फोर्सेबल उसमें बताई गई, तो उस टाइम वो चीज़ फॉलो होगी। सेक्शन 147, काउंसिल और एग्रीमेंट बाय पर्सन अंडर कंसेंट और एग्रीमेंट बाय पर्सन अंडर डिसेबिलिटी। मतलब सेक्शन 147 में बेसिकली दिया जा रहा है कि जो पर्सन जो कि लीगली डिसेबल हैं, उनके बिहाफ पे अगर कोई कंसेंट और एग्रीमेंट दी जाती है तो उसकी क्या हैसियत होती है कानून की नज़र में। तो सेक्शन 147 स्टेट दैट इन ऑल सूट विच एनी पर्सन अंडर डिसेबिलिटी इज़ अ पार्टी, वो तमाम मुकदमे जिनके अंदर कोई पार्टी जो है वो अंडर लीगल वो कोई डिसेबल पार्टी है। एनी कंसेंट और एग्रीमेंट एज टू एनी प्रोसीजर शेल if given or made with the express leave of the court by the next friend or guardian for the suit। अब इन मैटर्स के अंदर, इन केसेस के अंदर जो कंसेंट दी जाती है वो इनके नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन की तरफ से दी जा रही है, लेकिन कोर्ट की इजाज़त के साथ दी जा रही है, तो उस कंसेंट का, उन एग्रीमेंट का सेम फोर्स एंड इफेक्ट होगा जैसे कि इस पर्सन ने एज इफ सच पर्सन वर अंडर नो डिसेबिलिटी हैड गिवन सच। वो कह रहे हैं कि इस जो उनके नेक्स्ट गार्डियन और नेक्स्ट फ्रेंड ने कंसेंट दिया ना इनके बिहाफ पे कोर्ट के प्रोसीडिंग के हवाले से कोर्ट की इजाज़त के साथ, तो उसकी वो सेम ही लीगल वैल्यू होगी, ऑथेंटिसिटी होगी, ऐसे ही समझी जाएगी जैसे कि वो इन्हीं पर्सन ने दी है अगर वो लीगल डिसेबिलिटी में ना होते। तो यहाँ पर अब जो टर्मिनोलॉजी लिखी हुई है वो नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन की है, वो इसलिए है क्योंकि अगर तो वो पार्टी जो कि लीगल डिसेबिलिटी में है उसके बिहाफ पे कंसेंट और एग्रीमेंट दे रहा है कोई पर्सन, वो पार्टी सॉरी ये कहना इस नेक्स्ट फ्रेंड और गार्डियन की टर्मिनोलॉजी जो है वो लीगल डिसेबिलिटी वाले पर्सन के लिहाज से वेरी करे। किस तरह ये कि अगर जो वो पर्सन जो कि लीगल डिसेबिलिटी में है, जो कि खुद कंसेंट नहीं दे सकता, वो प्लेंटिफ है और उसके बिहाफ पे कोई दूसरा पर्सन कंसेंट दे रहा है, तो वो जो पर्सन उसके बिहाफ पे कंसेंट दे रहा है वो लॉ की ज़ुबान में उसके लिए नेक्स्ट फ्रेंड का वर्ड होगा। और इसी तरह जो पर्सन पार्टी ऑफ द सूट जो है वो डिसेबिलिटी में है, वो डिफेंडेंट है, वो कंसेंट नहीं दे सकता, उसके बिहाफ पे जो बंदा कंसेंट दे रहा है उसे लॉ की ज़ुबान में गार्डियन का वर्ड उसके लिए यूज़ किया गया है। नेक्स्ट सेक्शन 148 है जो कहता है एनलार्जमेंट ऑफ टाइम। ये बेसिकली सेक्शन जो है वो कोर्ट की, अब हम लोग सेक्शन 148 स्टार्ट करना है, लेकिन इससे डिस्कस करने से पहले मैं ये बता दूं कि अब सेक्शन 148 से जो सेक्शन 153 तक जो सेक्शन है ना, ये बेसिकली कोर्ट की इनहेरेंट पावर है। इनहेरेंट पावर वो पावर होती है जो कि आपके पास, आप खुद शुरू से आप प्रोसेस करते हो, वो आपको किसी से लेनी ना पड़े। मतलब कोर्ट को अपने ऐसा कोर्ट के स्टेटस होने की वजह से जो पावर उसके पास बजाते खुद ऐसा कोर्ट होने की वजह से वो हम उसे इसकी इनहेरेंट पावर कहेंगे, जो उसे किसी से कहीं से डिराइव नहीं हुई, मतलब वो उसकी इनहेरेंट पावर कहलाएंगी। अब सेक्शन 148 से 153 जो है वो बेसिकली कोर्ट के इनहेरेंट पावर से डील करते हैं। सेक्शन स्टार्ट करते हैं सेक्शन 148 एनलार्जमेंट ऑफ टाइम, where any period is fixed or granted by the court for the doing of any act prescribed or allowed by this court। मतलब इस कोर्ट के अंदर कोई एक्ट अलाउ है और उसके लिए कोई टाइम पीरियड जो है वो कोर्ट ने दिया हुआ है कि इसको करने का इतना ही टाइम पीरियड है, फिक्स्ड है वो टाइम पीरियड। द कोर्ट मीन इट्स डिस्क्रिप्शन फ्रॉम टाइम टू एनलार्ज सच पीरियड। अब कोर्ट की डिस्क्रिप्शनरी पावर है कि कोर्ट जो है वो उस टाइम पीरियड को जो कि फिक्स था इस कोर्ट के अंदर किसी काम के वाले से, उस टाइम पीरियड को वो लार्ज कर सकता है। इवन दो द पीरियड ओरिजिनली फिक्स और ग्रांटेड मे हैव एक्सपायर्ड। इवन दो बेशक के वो जो टाइम पीरियड उसके लिए दिया गया था, फिक्स था, दिया गया था, वो एक्सपायर हो चुका हो, तब भी कोर्ट की डिस्क्रिप्शनरी पावर है कि कोर्ट चाहे तो वो उस फिक्स्ड टाइम पीरियड से बेशक एक्सपायर हो चुका है वो टाइम पीरियड को एक्सटेंड कर सकती है। इसको एक एग्जांपल समझते हैं कि मिसाल के तौर पर जैसे सेक्शन 48 ऑफ सीपीसी कहता है कि डिक्री को एग्जीक्यूट करवाने का जो टाइम पीरियड है वो 6 साल है, यानी आप 6 साल के अंदर डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो ये सेक्शन 148 बेसिकली कहता है कि कोर्ट अगर चाहे तो वो उसकी डिस्क्रिप्शनरी पावर है कि वो 6 साल के एक्सपायर होने के बावजूद भी डिक्री को एग्जीक्यूट करवा सकता है अपनी सेक्शन 148 की पावर को एक्सरसाइज करते हुए। नेक्स्ट है सेक्शन 149, वो कहते हैं पावर टू मेक अप डिफिशिएंसी ऑफ कोर्ट फी। इसमें बेसिकली ये बताया जा रहा है कि अगर किसी सेक्शन में बेसिकली चीज़ डिस्कस की गई है कि अगर तो लॉ रिक्वायर करता है कि किसी डॉक्यूमेंट के साथ इतनी कोर्ट फी पे करने चाहिए, लेकिन आप कोर्ट फी उतनी पे नहीं करते, तो अब कोर्ट की डिस्क्रिप्शनरी पावर है कि बजाय वो आपके उस डॉक्यूमेंट को जो है वो वाइड डिक्लेयर करने के, क्योंकि आपने प्रॉपर कोर्ट फी पे नहीं की, कोर्ट आपको एक ऑप्शन देता है, एक चांस देता है कि भाई आप फ़ीस पे कर दो, और जैसे ही आप फ़ीस पे कर देते हो जितनी रिक्वायर थी, तो वो डॉक्यूमेंट आपका इफेक्टिव कंसीडर कर लेती है कोर्ट। सो सेक्शन 149 का ये तो कंसेप्ट है। वैसे बेयर एक्ट कहता है, वो रीड करते हुए कह रहे हैं वेयर द होल और एनी पार्ट ऑफ एनी फी प्रिस्क्राइब फॉर एनी डॉक्यूमेंट बाय द लॉ फॉर द टाइमिंग फोर्स रिलेटिंग टू कोर्ट फी हैज़ नॉट बीन पेड। वो कह रहे हैं कि कोई कानून है जो कि कोर्ट फीस से रिलेटेड है, जैसे कि कोर्ट फी एक्ट 8070,
और उसके अंदर एक फ़ीस प्रिस्क्राइब बताई गई है कि किसी डॉक्यूमेंट के लिए इतनी होनी चाहिए, लेकिन वो प्रिस्क्राइब फ़ी आपने या तो पूरी या उसका कुछ हिस्सा पे ही नहीं किया। द कोर्ट में इन इट्स डिस्क्रिशन, तो कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि वो एट एनी स्टेज किसी भी स्टेज पे अलाउ द पर्सन बाय होम सच फीस पेएबल, मतलब जिस बंदे ने फीस पे करनी थी उस बंदे को इजाज़त दे सकती है टू पे द होल और पार्ट, मतलब जितनी डेफिशिएंट फीस है वो उसे कहेगा कि आप ये तो सारी है तो कहे सारी पे करो, पूछ के साथ पे करने के लिए उसे कह सकता है। ऐसा केस में भी सच कोर्ट फ़ी, ठीक है? वो उसे कोर्ट फ़ी पे करने को कह सकता है। एंड अपॉन सच पेमेंट द डॉक्यूमेंट, और जैसे ये पेमेंट की जाती है इन रिस्पेक्ट ऑफ सच फीस पेएबल, जिसके हवाले से फीस की रिक्वायरमेंट थी कि पे हो, शैल हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इफ सच फी हैड बीन पेड इन द फर्स्ट इंस्टेंस। तो अब इस सिचुएशन के अंदर फीस पे होने का ये इफेक्ट होगा, ये कंसिक्वेंस होगा कि उस डॉक्यूमेंट को इफेक्टिव कंसीडर किया जाएगा, उसको फोर्स है मतलब ये अब वैलिड कंसीडर किया जाएगा। जैसे ही उसकी फ़ी जो है ऐसे ही वैलिड और कंसीडर किया जाएगा, ऑथेंटिक कंसीडर किया जाएगा कि इसकी फ़ीस जो है वो पहले ही पे की गई थी, मतलब कोर्ट ये भूल जाएगी कि आपने पहले डिफ़ॉल्ट थे, आपने पे नहीं की। जिस स्टेज पे भी उसने आपसे कहा और आपने पे कर दी, कोर्ट समझेगी कि ये पहले से ही पे हुई थी। वो कह रहे हैं हैड बीन पेड, मतलब पास्ट की तरफ चले गए, पास्ट परफेक्ट की तरफ, वो यही समझेगी कि ये जो पहले ही पेड थी। सेक्शन 150 जो कि कहती है ट्रांसफ़र ऑफ बिज़नेस। अब कोर्ट का बेसिकली क्या बिज़नेस है? प्रोसीडिंग को ट्रांसफ़र करना, प्रोसीडिंग में सूट, अपील, एप्लीकेशन और जो है वो रिव्यू रिवीजन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। वो कह रहे हैं कि कोर्ट का बिज़नेस यही है ना, प्रोसीडिंग उसकी सारी। तो कह रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ बिज़नेस, कह रहे हैं अब यहाँ पर जो कॉमे वाली लाइन है वो भी एक्सेप्शन है इसकी, इसको इस दफ़ा छोड़ दें, जनरल रूल की तरफ चलते हैं। वो कह रहे हैं वेयर द बिज़नेस ऑफ एनी कोर्ट इज़ ट्रांसफ़र टू एनी अदर कोर्ट, जब कोर्ट का बिज़नेस किसी दूसरे कोर्ट को ट्रांसफ़र हो जाता है, मतलब कोर्ट की कोई प्रोसीडिंग है जिसमें सूट, अपील, एप्लीकेशन, रिव्यू रिवीजन, कोई चीज़ है किसी दूसरे कोर्ट में ट्रांसफ़र हो गई, द कोर्ट विच द बिज़नेस और ट्रांसफ़र, जिस कोर्ट को बिज़नेस ट्रांसफ़र हुआ है, shall have the same power and shall perform the same duties as those respectively conferred and imposed by under this code upon the court from which the business was transferred। मतलब जब एक कोर्ट का बिज़नेस दूसरे कोर्ट को ट्रांसफ़र हो गया, तो जो ट्रांसफ़री कोर्ट है उस ट्रांसफ़र बिज़नेस के हवाले से उसके पास भी वो सेम पावर, सेम ड्यूटीज़ होंगी जो कि जिस कोर्ट से उसे बिज़नेस ट्रांसफ़र होकर आ रहा है उसके पास उसको इम्पोज़ थी, उसको दी गई, उसके पास थी। इस बिज़नेस के हवाले से वही सेम पावर ड्यूटीज़ उसके पास होंगी। ये जनरल रूल है। एक्सेप्शन है सेव एज़ अदरवाइज़ प्रोवाइडेड, अगर किसी जगह पर इस जनरल रूल से अपोज़िट कोई चीज़ देखी गई है तो वहाँ पर जनरल रूल इम्प्लीमेंट नहीं होगा। सेक्शन 151 जो कि कहता है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट। अब ये भी जो है वो पंजाब में इस सेक्शन के अंदर भी अमेंडमेंट हो गई है, तो लिहाज़ा पंजाब अमेंडमेंट वाला सेक्शन पढ़ेंगे। सेक्शन 151 कहता है सेविंग ऑफ इनहेरेंट पावर ऑफ कोर्ट, नथिंग इन दिस कोर्ट शैल बी डीम टू लिमिट और अदरवाइज अफेक्ट द इनहेरेंट पावर ऑफ द कोर्ट। यानी इस कोर्ट के अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोर्ट की जो इनहेरेंट पावर है उसको लिमिटाइज करे या उस पर इफेक्ट करे। इनहेरेंट पावर क्या है मैंने बता दिया है। टू मेक सच ऑर्डर एज मे डीम नेसेसरी फॉर द एंड ऑफ जस्टिस और टू प्रिवेंट एब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, मतलब कोर्ट को अगर लगता है कि इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए और कानून के जो प्रोसेस है, मतलब कानून में जो प्रोसीजर बताया हुआ है उसकी वायलेशन को रोकने के लिए, इन मैटर फॉर एंड ऑफ जस्टिस और फॉर प्रिवेंट द अब्यूज प्रोसेस ऑफ कोर्ट, अगर इन पर्पसेस के लिए कोर्ट को लगता है कि कोई ऑर्डर पास किया जाना चाहिए तो अपनी इनहेरेंट पावर में कोर्ट पास कर सकती है, सिविल कोर्ट पास कर सकती है। और इस कोर्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कोर्ट को अपनी इस पावर को, अपनी इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करने से रोके। सो इससे आपको ये पता चल गया, इनहेरेंट पावर हम पहले डिस्कस कर चुके हैं क्या है, तो आपको ये पता चल गया कि इनहेरेंट पावर कोर्ट किस किस सेक्शन में दी गई, सेक्शन 151 के तहत, और किन ग्राउंड के ऊपर कोर्ट एक्सरसाइज करती है। बेसिकली दो ग्राउंड पर एक्सरसाइज करती है, फॉर द पर्पस फॉर द एंड ऑफ जस्टिस एंड टू प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट, मतलब कानून के अंदर जो प्रोसीजर बताया किसी चीज़ के हवाले से, मतलब कह रहे हैं कि कानून की अंदर जो कानून का जो प्रोसेस है उसकी वायलेशन ना हो, उसको रोकने से बचाने के लिए और इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए, इन दो पर्पस से, इन दो ग्राउंड के ऊपर जो है वो बेसिकली इनहेरेंट पावर जो है कोर्ट की एक्सरसाइज होती है। अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि बेसिकली इनहेरेंट पावर में को एक्सरसाइज तो कर सकती है, लेकिन फॉर मिसाल क्या है इस इनहेरेंट पावर की, कुछ एग्जांपल्स के साथ इसको समझने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर फॉर द एंड ऑफ जस्टिस, जैसे इंसाफ के तकाज़ों को पूरा करने के लिए कोर्ट अपनी इनहेरेंट पावर इस्तेमाल कर सकती है, वो किस तरह इंसाफ के तकाज़े पूरे कर सकती है कोर्ट। मिसाल के तौर पर कोर्ट कहती है कि डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए कोर्ट ऑर्डर करती है कि पुलिस की भी असिस्टेंस ली जाएगी, मतलब पुलिस को भी बाउंड कर सकती है। इसी तरह कोर्ट कहती है कि किसी केस के अंदर इतने एविडेंस नहीं है, मज़ीद एविडेंस लेने की ज़रूरत है, तो एडिशनल एविडेंस लेने के लिए जो कोर्ट कहती है वो अपनी इनहेरेंट पावर के अंदर कह सकती है। इसी तरह कोर्ट जो है वो कर सकती है स्टेटस को ऑर्डर पास कर सकती है। अब ये कौन सा ऑर्डर होता है, ये ऐसा ऑर्डर होता है जिसमें एक पार्टी को रोक दिया जाता है कि वो तब तक कोई एक्शन नहीं लेगी जब तक कोर्ट जो है वो केस को मुकम्मल तौर पर डिसाइड नहीं कर देती, तो ये स्टेटस को ऑर्डर होता है। और अब ये जो है इनहेरेंट पावर की एग्जांपल्स है, मतलब ये इनहेरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हुए कोर्ट इस तरह के एक्शन ले सकती है। अब जो है कि फॉर प्रिवेंट द अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस ऑफ द कोर्ट,
मतलब कानून में जो प्रोसीजर बताया गया है उसकी वायलेशन ना हो, उस चीज़ को रोकने के लिए कोर्ट अपनी पावर एक्सरसाइज कर सकती है। अब इस मैटर की क्या एग्जांपल हो सकती है? मिसाल के तौर पर मिसाल आप ये ले लेंगे, मिसाल जैसे कि कंसेंट डिक्री के ऊपर अपील नहीं हो सकती। सेक्शन 96 बार लगाता है कंसेंट और कंप्रोमाइज़ डिक्री पे अपील नहीं हो सकती। लेकिन कोई पार्टी एग्रीव्ड है, वो क्लेम करती है कि भई ये तो फ्रॉड के थ्रू ली गई है, अब मैं इसके खिलाफ अपील भी नहीं कर सकता। तो एक तरह से देखा जाए तो ये अब्यूज़ ऑफ प्रोसेस हो रहा है, कोई कानून को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। और लॉ का मैक्सिमम है नोबडी कैन टेक द एडवांटेज ऑफ हिज़ ओन रॉन्ग। यानी एक पार्टी ने अपने फ्रॉड किया, मिसरिप्रेजेंटेशन की, कंसेंट डिक्री ले ली कोर्ट से, और कोर्ट की आंखों में धूल झोंक के खुद फ़ायदा ले गया। अब कोर्ट उसे हरगिज़ इस चीज़ की इजाज़त नहीं देगी कि वो अब्यूज़ करे द प्रोसेस ऑफ द कोर्ट। कोर्ट का प्रोसेस क्या था कि भई ये कंसेंट डिक्री में अपील नहीं होगी। अब कोर्ट को लगता है कि इसने तो फ्रॉड से डिक्री ली है, तो अब इस सिचुएशन में कोर्ट जो है वो कंसेंट डिक्री के केस के मतलब भी अपील सुन सकती है। मतलब कंसेंट डिक्री के अगेंस्ट जो कोर्ट अपील सुनती है, सुन सकती है, वो अपनी वो इन्हेरेंट पावर एक्सरसाइज करते हुए सुनेगी। सो इनहेरेंट पावर, इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो गया कि जब लॉ साइलेंट है सीपीसी का, उसमें किसी मैटर के मतलब कोई एक्सप्रेस प्रोविजन मौजूद नहीं है, तो अब इस सिचुएशन में जैसे लॉ का मैक्सिमम है कि वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी और बाय जो समय रेमेडम, तो उस बेस पे अब आपका राइट तो बनता है, तो आपको रेमेडी भी मिलेगी। तो अब आप कोर्ट से डिमांड कर सकते हो, और कोर्ट भी ये नहीं कहेगी, कोर्ट के हाथ नहीं बंधे हुए कि भाई मैं तो, मेरे पास कोई पावर ही नहीं है। कोर्ट के पास पावर है, वो कोर्ट है, उसके पास इनहेरेंट पावर है कि जहाँ अगर पार्टी को रिलीफ नहीं मिल रहा, तो वो अपनी इनहेरेंट पावर का एक्सरसाइज करते हुए उसे रिलीफ दिलाने की कोशिश करे, क्योंकि कोर्ट का पर्पस ही यही है, जस्टिस करना। नेक्स्ट है सेक्शन 152, जो कि डील करता है अमेंडमेंट ऑफ जजमेंट डिक्री और ऑर्डर। यानी जजमेंट डिक्री और ऑर्डर के अंदर अमेंडमेंट भी की जा सकती है। क्लैरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक। क्लैरिकल मतलब ह्यूमन एरर, अर्थमेटिकल मतलब कोई मैथमेटिकल एरर। मिस्टेक इन द जजमेंट डिक्री और ऑर्डर, और error arising therefrom from an accidental slip or omission may at any time be corrected by the court either either on motion or on the application of any parties। वो कह रहे हैं कि अगर तो किसी जजमेंट डिक्री ऑर्डर के अंदर कोई क्लैरिकल मिस्टेक है, यानी कोई ह्यूमन एरर आ गया, मतलब कोर्ट ने ऑर्डर किया था कि फ़लाँ जगह की प्रॉपर्टी अटैच करनी है और गलत लिख दी, या कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक आ गई, यानी कोई फिगर वाइज मैथमेटिकल मिस्टेक आ गई। जैसे कोर्ट ने लिखना था कि 50,000 की डिक्री फेवर हुई है और कोर्ट ने 5 लाख लिख दिया, जजमेंट डेटर तो फ़ारिग हो जाएगा, इतने तो उसके पास है ही नहीं। तो वो कह रहे हैं कि अगर कोई क्लैरिकल मिस्टेक हो जाती है जजमेंट डिक्री ऑर्डर के अंदर, यानी कोई ह्यूमन एरर हो गया, या फिर कोई अर्थमेटिकल मिस्टेक हो गई जजमेंट डिक्री और ऑर्डर के अंदर, यानी कोई फिगर वाली मिस्टेक हो गई, मैथमेटिकल मिस्टेक हो गई, या फिर जजमेंट डिक्री और ऑर्डर के अंदर कोई एरर आ गया। एरर किस वजह से कि कोई चीज़, कोई एंट्री आपने करनी थी पर एक्सीडेंटली वो ओमिट कर दी, आपने वो चीज़ ऐड नहीं की। तो अब इस तरह की जो गलतियाँ हैं उनमें अमेंडमेंट की जा सकती है, किसी भी स्टेज पर की जा सकती है, कोर्ट खुद करेगा। अब कोर्ट ये जो ये अमेंडमेंट्स करता है, वो कोर्ट बज़ाते खुद सुओ मोटो खुद कर सकता है, यानी विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ एनी पार्टी, या फिर किसी पार्टी की दरख्वास्त पर कर सकता है। तो ये था सेक्शन 152। नेक्स्ट है सेक्शन 153। बेसिकली ये कह रहा है कि कोर्ट की ये डिस्क्रिशनरी पावर है कि अगर किसी सूट के किसी प्रोसीडिंग के अंदर कोई डिफेक्ट और एरर आ जाता है, तो वो उसे अमेंड कर सकती है। इसी तरह जो रियल क्वेश्चन ऑफ कंट्रोवर्सी है उसको डिसाइड करने के लिए ज़रूरी है कि कोई अमेंडमेंट की जाए, तो वो उनमें अमेंडमेंट कर सकती है, उन टर्म्स और कंडीशन और उन कोस्ट पे करेगी जो कोर्ट को बेहतर लगेगा। ये सेक्शन 153 में बेसिकली सिंपल इतना ही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है सेक्शन 157, जो कहता है कंटिन्यूस ऑफ ऑर्डर अंडर रिपील एनेक्टमेंट। सेक्शन 157 में बेसिकली यही बताया जा रहा है कि जो रिपील एनेक्टमेंट है, मतलब सीपीसी के आने से पहले जो कोई कवानीन थे, उनके अंदर कोई ऑर्डर्स या कोई भी प्रोसीडिंग, ऑर्डर, रूल्स, रेगुलेशन, अपॉइंटमेंट वगैरह की गई है ना, तो वो इफेक्टिव कंसीडर की जाएंगी, वो ऐसे समझी जाएंगी जैसे सीपीसी के तहत हुई हैं। लेकिन उसके लिए कंडीशन होनी चाहिए, वो ये कि वो जो ये अपॉइंटमेंट वगैरह सारी चीज़ें हैं ना, रूल्स और रेगुलेशन जो उन रिपील एनेक्टमेंट के अंदर बने हैं, वो इस कोड की प्रोविजन के साथ कंसिस्टेंट होने चाहिए, तभी वो इफेक्टिव कंसीडर कर जाएंगे, अदरवाइज नो। सेक्शन 157 स्टेटेड नोटिफिकेशन, पब्लिश, डिक्लेरेशन एंड रूल्स मेड, प्लेस्ड, अपॉइंटमेंट और एग्रीमेंट, फाइल, स्केल्स, प्रिस्क्राइब फॉर्म्स, फ्रेम, अपॉइंटमेंट मेड एंड पावर कन्फर्ड अंडर एक्ट 8 of 859 or under code of civil procedure or any act amending the same or under any other enactment hereby repeal shall so far as they are consistent with this code have the। वो सिंपल वो कह रहे हैं कि कोई ये जो नोटिफिकेशन है किन कवानीन के तहत, वही सिंपल कह रहे हैं कि जो नोटिफिकेशन है जो कि पब्लिश हुए, कोई डेक्लेरेशन, रूल्स बने, कोई बंदे अपॉइंटेड हुए, प्लेसेस अपॉइंट हुई, कोई एग्रीमेंट हुए, कोई स्केल्स प्रिस्क्राइब मतलब इतनी फीस लेनी जानी, कोई फॉर्म मतलब किस तरह दरख्वास्त देने का फॉर्म डिसाइड हुआ, कोई अपॉइंटमेंट हुई, कोई पावर दी गई, ये सारे एक्शन जो हैं वो लिए गए एक्ट ऑफ 8 of 1859 जो है उसके तहत किए गए, या किसी
कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के तहत किए गए या किसी ऐसे एक्ट के तहत गए जो कि अमेंड हो चुका, और या किसी ऐसे एनेक्टमेंट के तहत किए गए जो कि रिपील हो गया। और ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस कोड की प्रोविजन के मुताबिक हैं, मतलब हुए बेशक रिपील कवानीन के तहत ही हैं, मसकशुदा कवानीन के तहत ये एक्शन हुए हैं। कोई कानून बनना, कोई रूल बनना, कोई एग्रीमेंट होना, कोई अपॉइंटमेंट होना बेशक हुए तो वो रिपील कवानीन के तहत हैं, लेकिन है वो इस कोड की प्रोविजन के साथ कंसिस्ट हैं, उसके मुताबिक ही हैं। देन है उनका ये होगा कि हैव द सेम फोर्स एंड इफेक्ट एज इफ दे हैड बीन रिस्पेक्टिवली पब्लिश, तो फिर इनका वही इन्हें इफेक्टिव ही कंसीडर किया जाएगा, उनका सेम फोर्स इफेक्ट होगा। ऐसे ही समझा जाएगा कि ये जो नोटिफिकेशन है वो सीपीसी के तहत ही पब्लिश हुए हैं, और ये जो रूल्स और डिक्लेरेशन है ये सीपीसी के तहत ही मेड हुए हैं। बंदों की जो अपॉइंटमेंट हुई है, प्लेसेस की जो डिसाइडिंग हुई है, फाइल वगैरह, वो इसी सीपीसी के प्रोविजन के तहत ही हुई है, एंड सो ऑन। और यही समझा जाएगा कि ये सीपीसी के तहत हुई है, और उस अथॉरिटी ने जी की है जिनको इस पर्पज़ के हवाले से एम्पावर थे, वो अथॉरिटी थी ऐसा करने की। नेक्स्ट सेक्शन 158, रेफरेंस टू द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एंड अदर रिपील एनेक्टमेंट। मतलब ये कि जो रिपील एनेक्टमेंट में कोई रेफरेंस बनाया गया किसी चीज़ के हवाले से, उसकी क्या ऑथेंटिसिटी होगी अब सीपीसी के आने के बाद, ये सेक्शन 158 में बताया जा रहा है। मतलब कोई मैटर उन रिपील एनेक्टमेंट के तहत रेफ़र किया गया था कहीं, तो अब ये आ गया है सीपीसी, तो अब उस रेफरेंस पर जो कि रिपील एनेक्टमेंट में रेफ़र किया गया था उस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा सीपीसी के प्रोविजन आने के बाद। इन एवरी एनेक्टमेंट नोटिफिकेशन पास और इशू बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस कोड। वो कह रहे हैं किसी भी कानून के अंदर कोई नोटिफिकेशन इशू और पास हुआ है इस कोड के आने से पहले, इन विच रेफरेंस इज मेड टू और टू एनी चैप्टर और सेक्शन ऑफ, जिसके अंदर रेफरेंस दिया गया है किसी चैप्टर, ये जो कानून है ना इसके हवाले से, जो चैप्टर है और सेक्शन 8 ऑफ 859 और एनी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर या कोई एक्ट जो कि अमेंड हो गया उसके हवाले से, मतलब कोई कानून है उसके अंदर इस कोड के आने से पहले यानी सीपीसी के आने से पहले कोई नोटिफिकेशन पास वगैरह हुआ जिसके अंदर ये जो रिपील एनेक्टमेंट है इनके हवाले से रेफरेंस दिया गया था, सच रेफरेंस शेल और एनी अदर एनेक्टमेंट बाय रिपील, मतलब रिपील एनेक्टमेंट के हवाले से रेफरेंस दिया गया, सच रेफरेंस शेल सो फॉर एज में प्रैक्टिस विल टेकन टू बी मेड। वो यही समझा जाएगा कि भाई ये रेफरेंस जो है ना इसी कोड की प्रोविजन के मुताबिक किया गया है, और इसकी और वो रेफरेंस जो कि उन रिपील एनेक्टमेंट के फलाने पार्ट चैप्टर और ऑर्डर सेक्शन के हवाले से जो दिया हुआ था, वो ये समझा जाएगा कि एक तो इस सीपीसी की प्रोविजन के मुताबिक दिया गया है, और इस सीपीसी के पार्ट ऑर्डर सेक्शन रूल से मुतल्लिक ये रेफरेंस है, वो इस तरह कंसीडर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 159, सेविंग ऑफ प्रोसीडिंग वगैरह, ऑल प्रोसीडिंग इंस्टीट्यूटेड पीरियड टू द कमेंसमेंट ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2023, तमाम प्रोसीडिंग जो कि कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2023 के आने से पहले इंस्टीट्यूट हो चुकी हैं, वो कंसीडर की जाएंगी, शैल बी डीम टू बी द प्रोसीडिंग ऑफ एंड डील, वो कंसीडर की जाएंगी और डील की जाएंगी उसी कोड की प्रोविजन के मुताबिक जो कि इस कमेंसमेंट के आने से पहले था। मसलन के तौर ये कि वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2023 आया, इसके आने से पहले जो प्रोसीडिंग की गई, प्रोसीडिंग में सूट, अपील, रिव्यू, रिवीजन, आगे एक्सप्लेनेशन बता दें, सारी चीज़ें आने जानी, मतलब वो इससे इस अमेंडमेंट एक्ट के आने से पहले दावे दायर किए गए, इससे पहले वो दरख्वास्तें दी गई, तो वो जो कि इसके आने से पहले दी गई हैं, तो अब उनके ऊपर उनको डील किया जाएगा, उन प्रोसीडिंग के मतलब जो कार्रवाई होगी, उनका जो तरीक़ाकार है उनको डील करने का, वो उन्हीं कोड की उसी कोड की प्रोविजन के मुताबिक किया जाएगा जो कि ये सिविल कोड प्रोसीजर अमेंडमेंट एक्ट 2023 से पहले था। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है कि भाई कानून कहता है हमारा कि किसी भी कानून का रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट नहीं होता। आर्टिकल 12 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान बेशक अभी आ गया है, लेकिन इससे पहले जो प्रोसीडिंग वगैरह दायर की गई वो तो उस कोड की, जो उससे पहले कोई कोड था उसकी प्रोविजन के मुताबिक की गई थी। हो सकता है वहाँ पर टाइम लिमिट कुछ और हो, ये यहाँ पर कुछ और टाइम लिमिट बता दे, तो इस तरह तो वो फिर उनकी उस ज़माने में उन्होंने उस हिसाब से की थी, उनकी तो वो रेमेडी जाती रहेगी। तो कह रहे हैं कि वो प्रोसीडिंग जो कि इससे पहले इंस्टीट्यूट की गई थी, तो जो उसके उस टाइम के कानून थे वो उसी मुताबिक डील की जाएंगी। और इस एक्सप्लेनेशन है इस सेक्शन के अंदर कि एक प्रोसीडिंग के एक्सप्रेशन में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, सूट, अपील, रिव्यू, रिवीजन, एग्जीक्यूशन एप्लीकेशन और कोई भी दूसरी ऐसी प्रोसीडिंग जो कि इन्हीं मैटर से रिलेटेड होती है। तो ये सारी चीज़ें प्रोसीडिंग के अंदर कंसीडर की जाएंगी। तो ये हमारे पास टोटल सेक्शन 159 थे और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कंप्लीट हो गए।